बेसिकली आज की क्लास में हम लोग बायोएनर्जेटिक्स और मेटाबॉलिज्म के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है और बायोलॉजिकल सिस्टम में किस तरीके से थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट का अप्रोच है और क्या उस कॉन्सेप्ट को लगा करके आप किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट सी के स्टार्टिंग के जो 71 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 71, 72, 73, 74, 75, इन सब के बीच में एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आपका बायोएनर्जेटिक्स से रहता है, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालने के दे सकता है या डेल्टा जी की वैल्यू निकालने के लिए दे सकता है, या आपसे कोई रिएक्शन दे करके उसकी एंट्रोपी के बारे में पूछा सकता है, साइन दे करके आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है। इस टाइप के पॉसिबल जो क्वेश्चंस हैं आपको बायोएनर्जेटिक्स से बनते हैं रिएक्शंस को लेकर के, जो कि केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन होता है। कभी कभी आपको रिएक्शंस दे करके उसकी एंट्रोपी की वैल्यू पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि ये रिएक्शंस आपका स्पॉन्टेनियस है या इंड्यूस्ड है, किस टाइप का है, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस की वैल्यू देकर के आपको रिएक्शंस के नेचर पूछे सकते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है, उन सारे स्टेप्स के कोई दो स्टेप्स को दे करके आपसे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की डिमांड की जा सकती है कि आप इसको बताइए कि हाँ क्या हो रहा है, राइट। तो इस टाइप के लॉजिकली आपके एनर्जेटिक्स वाले पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि जो भी आपके CSIR के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनके बेसिस पे उसका आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो बायोएनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पहले समझ लेते हैं कि इनका क्या मीन होता है और किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आपकी बॉडी में बेसिकली दो टाइप के रिएक्शंस चलते हैं। एक तो आपका मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म के जो पार्ट हैं वो दो होते हैं, एक तो आपका एनाबॉलिज्म है और एक आपका कैटाबॉलिज्म है। जब कभी भी आपकी बॉडी में मोनोमर मॉलिक्यूल्स को मिल करके अगर किसी पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स का सब क्या हुआ सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है, तो उस प्रोसेस को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक एज अमाइनो एसिड प्रोटीन को बनाएगा, शुगर पॉलीसेकेराइड को बनाएगा, फैटी एसिड लिपिड को बनाएगा, नाइट्रोजन बेस्ड न्यूक्लिक एसिड को बनाएगा। ये सारे आपके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं। इनका जब आपस में क्या होता है, एग्रीगेशन होता है और वहाँ पे बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, रिएक्ट मतलब कंज्यूम होते हैं। एटीपी क्या होती है, वहाँ पे खर्च होती है, एटीपी, एनएडीपीएच, एनएडीपीएच2, एनएफएडीएच, ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं आपके सेल्स में पाए जाने वाले एनर्जी के। वेरियस प्रोसेसेस से क्या होते हैं, इंटर कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्जन होने के बाद जो रिएक्शंस, जो ये एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से ये सारे जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका आपस में जुड़ना होता है और उसके बाद में लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। लाइक एज आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है। तो जब कभी भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मीन्स मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स से पॉलीमेरिक कंपाउंड्स का या मॉलिक्यूल्स का क्या हो, सिंथेसिस हो, ऐसे प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। सेम इसी तरीके का प्रोसेस जस्ट रिवर्स हो जाए, मीन्स आपके जो लार्ज कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट हैं, प्रोटीन्स हैं, ये एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। जब हम फूड को लेते हैं, फूड जब हम इंटेक करते हैं, तो फूड हमारा बेसिकली सोर्स इन्हीं सब का होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड्स का, जो कि आपके पॉलीमेरिक के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम उनको इंटेक करते हैं तो उनको उनके अंदर में पाए जाने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स को मैकेनिकली एंड केमिकली क्या करना, तोड़ना पड़ता है। तो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो बेसिकली उस फूड पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, मतलब फिजिकली एज वेल एज केमिकली तोड़ा जाता है। और जिसके तोड़ने के बाद वो जो वहाँ पे जो आपकी बॉन्ड होती है, उनके बॉन्ड के तोड़ने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, उससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी निकलता है, एनर्जी हमको रिलीज होती है। तो उस प्रोसेस को बेसिकली आप कैटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स, जब यहाँ पे क्या होगा, इनका कन्वर्जन होगा एनर्जी डिप्लीटेड इन प्रोडक्ट में, लाइक CO2, H2O, NH3, ये सब आपके जो होंगे वो वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाई प्रोडक्ट होंगे, इनके फॉर्म में निकल जाएंगे और एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस को बेसिकली आप कैटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। तो सेलुलर मैकेनिज्म में, किसी भी लिविंग सिस्टम में बेसिकली ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में, बैलेंस फॉर्म में चलते रहते हैं। जब कभी भी आपके सेल्स को नीड होती है एनर्जी को मतलब रिलीज करने के लिए, तो वहाँ पे अलग प्रोसेस चलेगा। जब आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाती है, तो वहाँ पे उसको पॉलीमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्यूमुलेटिव मिला करके दोनों को बेसिकली हम लोग मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब सिंपली ये हो गया कि किसी भी केमिकल, किसी भी लिविंग सिस्टम में पाए जाने वाले जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके समेशंस को आप मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। So metabolism can be defined as what? That is the all the chemical reactions occurring inside the living body is known as the metabolism. किसी भी लिविंग सिस्टम के इनसाइड में जितने भी डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं, चाहे वो एनाबॉलिज्म के हों, चाहे वो कैटाबॉलिज्म के लिए हो, मींस चाहे वो मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने के लिए हो या उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हो, उन सारे टाइप के रिएक्शंस को सम करके जो एक टर्म बनता है, उसको हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं।
आज के डेट में एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की नई एडवांस ब्रांच भी बनी है मेटाबोलिमिक्स, जिसमें आप स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जितने भी आपके मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, उनके इंटरमीडिएट कंपाउंड के, उनके पाथवे के बारे में, उनमें इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम के बारे में, इन सब के बारे में स्टडी करने वाले ब्रांच को, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ब्रांच को या जीनोमिक्स की ब्रांच को हम लोग मेटाबोलिमिक्स के नाम से जानते हैं। बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली एक ऐसा टर्म है जो कि डिफाइन करता है कि लिविंग सिस्टम में, मीन्स बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, चाहे वो हीट के फॉर्म में, चाहे वो एनर्जी के फॉर्म में, चाहे वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और एक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, इन सब के क्वांटिटेटिव स्टडी को बेसिकली आप बायो एनर्जेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो बायो मीन्स लिविंग सिस्टम, एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी के कॉन्सेप्ट को पकड़ना या एनर्जी की चीज़ों को क्वांटिफाई करना। So bioenergetics can be defined as what? That is the quantitative study of energy transductions in the living system. Biological system में एनर्जी के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको क्वांटिटेट किया जाए, मीन्स कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे सपोज हम अभी 1 घंटे से अगर आपको पढ़ाएंगे तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्टिविटी की, तो ये एक्टिविटी करने के लिए हमारी बॉडी से एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुई जब हम आपको 2 घंटे कंटिन्यूसली बोल करके पढ़ा रहे हैं, उस अगर एनर्जी का एस्टिमेशन किया जाएगा तो दैट इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स। आप अगर सपोज कीजिए 6 घंटे स्टडी आप करते हैं तो उस टाइम पर आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कौन कौन से मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस हो रहे हैं, वहाँ से कितना एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है, कितनी एनर्जी आपको ज़रूरत है, इन सब के एस्टिमेशंस को अगर किया जाएगा तो बेसिकली आप उसे बायोएनर्जेटिक्स के नाम से जानते हैं। सो बायोएनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म कंबाइंड फॉर्म में क्या आपको मैसेज देखे जाता है कि लिविंग सिस्टम में, चाहे वो प्लांट सिस्टम हो, चाहे वो एनिमल सिस्टम हो, चाहे वो बैक्टीरियल सिस्टम हो, सिस्टम में होने वाले जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उन बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में जानना, उनके एनर्जी कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना कि कौन सी एनर्जी, कौन सा रिएक्शंस आपका विदाउट एनर्जी के हेल्प से हो जा रहा है, मीन्स स्पॉन्टेनियस हो जा रहा है, कौन सा इंड्यूस्ड हो रहा है, किससे एनर्जी निकल रही है, किससे एनर्जी बन रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले टर्म्स को बेसिकली हम लोग बायोएनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म को होने के लिए कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं और किन किन रिएक्शंस का क्या क्या नेचर होता है, कैसे आप ये बता पाएंगे किसी भी रिएक्शंस को देख करके कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या एनर्जी डिपेंडेंट है, उसको कराने के लिए किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो यहाँ इस स्लाइड में आपको ये बताया गया कि बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है और उसके फर्दर जो आपके 2 पार्ट हैं, दैट इज एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इनके बारे में आपको बताया गया कि इनका क्या मीन होता है। साथ साथ आपको ये भी बताया गया कि इस टर्म का क्या मीन है, दैट इज द बायोएनर्जेटिक्स। तो होपफुली कि अभी आपको इसका मीन जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको फिगर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में बेसिकली 3 ऐसे टाइप के प्रोसेस होते हैं, मीन्स बायो केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, जिनको कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं डाइवर्जेंट टाइप में, कन्वर्जेंट टाइप पे और साइक्लिक टाइप पे। आपके किसी भी लिविंग सिस्टम में होने वाले जितने भी आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम लोग 3 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे रिएक्शंस जो कि कन्वर्जेंट टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कन्वर्जेंट कैटाबॉलिज्म। तो जैसे लाइक सपोज आपका ग्लाइकोजन है, सुक्रोज है, स्टार्च है, ये सब आपको मिल करके बेसिकली फाइनली क्या देंगे, दैट इज द ग्लूकोज देंगे। मतलब अगर स्टार्च का भी ब्रेकडाउन होगा तो भी ग्लूकोज देगा, ग्लाइकोजन का भी ब्रेकडाउन होगा तो भी ग्लूकोज देगा, सुक्रोज का ब्रेकडाउन होगा तो भी ग्लूकोज देगा, राइट। अभी चाहे अमाइनो एसिड एलानीन है, चाहे वो आपका सेरीन है, चाहे वो आपका ग्लूकोज है, इन तीनों का ही कन्वर्जन किस में होता है, पायरुविक एसिड में होता है, राइट। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो दिखाई दे रहे हैं उनका नैरोनेस होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे फॉस्फोलिपिड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स है, ये दोनों कन्वर्ट किस में होंगे, आपके लिपिड्स में, मीन्स फैटी एसिड्स में। और ये फिनाइलएलानीन हो, चाहे आपका फैटी एसिड्स हो, चाहे आपका लीसिन हो, चाहे आपका आइसोलीसिन हो, या फिर आपका पायरुवेट है, ये सारे सब के सब आपके अलग अलग पाथवे से कन्वर्ट किस में होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। सो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पर आपके डाइवर्ट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स किसी एक सिंगल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या हो, कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मेटाबॉलिज्म या कन्वर्जिंग कैटाबॉलिज्म, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड वाला एरो आपको दिखाया जा रहा है वो कन्वर्जिंग कैटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ केमिकल मॉलिक्यूल्स विल कन्वर्ट इनटू अ सिंगल काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, राइट। जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सुक्रोज है, ये सारे मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, ग्लूकोज में हो रहे हैं। दूसरा आपका प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे साइक्लिक का, जहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है कि जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ये बेसिकली टीसीए साइकिल का डायग्राम है।
तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये स्टाइल कोएंजाइम ए है, ये कन्वर्ट होगा किसमें, सिट्रेट में, फिर इसके बाद बाई प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनेंगे, ये होते होते फिर से आपका क्या बनेगा, ऑक्सीडेट बनेगा, फिर ऑक्सीडेट से ये स्टाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होगा, मतलब रिएक्ट करेगा, फिर से क्या बना लेगा, सिट्रेट बना लेगा। तो एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे वो प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चल रही हो और साइक्लिक मैनर में चल रहा हो, साइकिल के फॉर्म में चल रहे हो, उसको आप साइक्लिक कैटाबॉलिक पाथवे या साइक्लिक पाथवे के नाम से जानते हैं। तीसरा और आखिरी आपको यहाँ पे फॉर्म दिखाया जा रहा है जो कि ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जब सिंगल एक कोई मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे टाइप के कैटाबोलिज्म को या ऐसे टाइप के मेटाबॉलिज्म को बेसिकली आप डाइवर्जिंग नेचर के नाम से जानते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि आपका मेलेवोनेट बना रहा है, इससे आपका आइसोपेंटाइल बनेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे रबर, कैरोटीनॉइड पिगमेंट, फिर इसके बाद विटामिन के, फिर कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड, बाइल कोलेस्ट्रॉल, ये सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन जाने पे एक सिंगल मॉलिक्यूल्स का डाइवर्जन अलग अलग काइंड के मॉलिक्यूल्स में हुआ। यहाँ पे फैटी एसिड्स बना, फिर इसके बाद आपका ट्राइग्लिसराइड, फिर इसके बाद आपका फॉस्फोलिपिड, ये सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। सो ऐसे काइंड के रिएक्शंस बेसिकली जो होंगे उनको हम डाइवर्जिंग मेटाबॉलिज्म के नाम से जान सकते हैं। तो सिंपल अगर आपको इन तीनों को रिप्रेजेंट करना हो अपनी भाषा में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी कैटाबॉलिज्म वाले रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिज्म आपने क्या देखा है, दैट इज आपने देखा कि जब आपके लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जब ये मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट किस में हो, स्मॉलर वाले में और सिंपलर वाले में, तो इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, राइट। तो जितने भी कैटाबॉलिज्म आपके वाले टाइप के रिएक्शंस होंगे उन सभी को बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग या कन्वर्जेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। जितने भी आपके मॉलिक्यूल कैटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करके कैटाबॉलिक प्रोसेस अगर चल रही है तो उसको आप कन्वर्जिंग या कन्वर्जेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म के नाम से जान सकते हैं। जितने भी आपके क्या होंगे, एनाबॉलिज्म वाले होंगे, राइट, जहाँ पे कंपाउंड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके आपका बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो एनाबॉलिज्म को आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज व्हाट, कि जहाँ पे एक सिंपल मॉलिक्यूल्स से आपके कई सारे मॉलिक्यूल्स का क्या हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो। तो एनाबॉलिज्म के टाइप के रिएक्शंस को आप दूसरा नाम क्या सकते हैं, डाइवर्जिंग टाइप का। कैटाबॉलिज्म को आप दूसरा नाम क्या सकते हैं, दैट इज द कन्वर्जिंग टाइप का। इन दोनों को मिला करके, राइट, मतलब कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला करके जो बनेगा उसे आप साइक्लिक पाथवे बोल सकते हैं। तो जैसा जैसा कि आप जानते हैं कि टीसीए साइकिल को बेसिकली आप एम्फीबोलिक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है, राइट। तो साइक्लिक जो पाथवे होते हैं वो दोनों एक दूसरे के इंटरमीडिएट होते हैं, जबकि आपके कैटाबॉलिक टाइप के जो होंगे वो डाइवर्जिंग नेचर का, मतलब कन्वर्जिंग नेचर का होगा, और जो आपका एनाबॉलिज्म होगा वो डाइवर्जिंग नेचर का होगा। ये इस फिगर पे इतना टाइम आपको इसलिए दिया गया है, कभी कभी आपको रिएक्शंस दे करके पूछा जाता है कि ये कौन से टाइप के मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइक्लिक को कर रहा है या डाइवर्जिंग को कर रहा है या कन्वर्जिंग को कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को समझने के लिए कि अगर आपके लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होकर के कोई सिंपल मॉलिक्यूल्स अगर बन रहा होगा तो ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, दैट इज द कन्वर्जिंग। और अगर आपका सिंपल टाइप के मॉलिक्यूल्स से कोई कॉम्प्लेक्स टाइप के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट, मीन्स एनाबॉलिज्म। साइक्लिक चल रही होगी तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ साइक्लिक क्या है। ओके, सो मेटाबॉलिज्म की यहाँ पे बात हो रही है और इन सब में हम लोगों ने बात किया दैट इज़ द एनर्जी के ट्रांजैक्शंस का। सो जहाँ कहीं पे भी अगर आपके एनर्जी या आपके हीट की बात अगर आ जाती है, दैट मीन्स उसके रेफरेंस की बात अगर करना होता है तो वहाँ पे केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स जो ब्रांच है या जो फील्ड है उसके बारे में हमको स्टडी करना ज़रूरी होता है। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स का मीन क्या होता है। तो थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है मूवमेंट। तो अगर किसी प्रोसेस में हीट का मूवमेंट हो रहा हो और आप उसके बारे में स्टडी अगर कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स, राइट। सो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में, 11th में, 12th में, वो सारे लॉ बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। तो आपसे बायोलॉजिकल सिस्टम के रेफरेंस में कभी ये तो नहीं पूछा जाएगा कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आपसे क्या होता है। आपको ये जरूर पूछा जा सकता है कि हाँ ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन से लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है, ये चीज़ आपसे जरूर पूछी जा सकती है। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे और आपको एग्जांपल भी यहाँ पे दिया जाएगा कि आपको बताना होगा कि सपोज ये प्रोसेस अगर हो रही तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स का कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो बेसिकली आप
थर्मोडायनामिक्स के जो लॉ होते हैं, उन लॉ में से वैसे तो लॉ आपके पास 4 हैं, ज़ीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। लेकिन हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनमें सिर्फ़ 2 लॉ एप्लीकेबल होते हैं, तो हम उन 2 लॉ के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या मीन होता है और कैसे आप इस प्रोसेस को देखकर कोई भी बायोलॉजिकल जो इवेंट अगर आपकी हो रही है, उस इवेंट को देख कर के आप कैसे ये बता पाएँगे कि हाँ, यहाँ पे कौन-सा लॉ आपका फॉलो हो रहा है और किस लॉ के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट? तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में फॉलो किए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपको जो बताया जा रहा है दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। तो जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है और एनर्जी कहीं पे जा नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जितना भी आपके यूनिवर्स में एनर्जी 10 साल पहले थी, उतना ही एनर्जी आपके आपके इस टाइम के यूनिवर्स में भी है। तो पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है और वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कहीं पे भी एनर्जी का कोई डिसअपेरेंस या डिसिफर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन है एक स्टेट से या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हम लोग खाना खाते हैं तो वो हमारा क्या है, कोई फूड में जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारी बॉडी में आती है, उसी एनर्जी का कोई हम फिजिकल वर्क करते हैं तो जो कि हम अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं। तो मिला जुला करके पूरे के पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो क्या है, आपके कंजर्व है और फिक्स्ड है और उसके एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं है। ना तो एनर्जी आपकी क्रिएट की सकती है, ना ही एनर्जी आपकी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो फर्स्ट लॉ आपको यही बताता है, दैट मीन्स व्हाट, एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस, कोई भी आपके फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे इस ब्रह्मांड में जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है टोटल, वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, चाहे वहाँ पे कोई प्रोसेस फिजिकल हो रहा हो चाहे वो केमिकल हो रहा हो। फिजिकल का मतलब जहाँ पर आपके फिजिकल जो स्टेट्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स के, वो आपके चेंज हों और उनको फिर से रिवर्स किया जा सके। केमिकल में आपका केमिकल नेचर की बात होती है, उनको रिवर्सिबल नहीं किया सकता है। तो फिजिकल चेंजेस बेसिकली आपके रिवर्सिबल चेंजेस में आते हैं, केमिकल चेंजेस आपके बेसिकली केमिकल इरिवर्सिबल चेंजेस में आते हैं। मतलब अगर एक बार वो केमिकली चेंज हो गया तो वो आपका फिर से दोबारा नहीं हो पाएगा। जैसे लाइक एज हम लोगों का ग्रो अप करना, मतलब चाइल्डहुड से लेकर के अभी एडल्टनेस में आना, ये एक तरीके केमिकल चेंजेस है, फिर से हम चाइल्ड नहीं बन सकते हैं, राइट? फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल है जैसे बर्फ से, पानी से बर्फ बनाना, बर्फ से फिर पानी बना लेना, राइट? तो उस हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि दूध से दही का बनना किस टाइप के चेंजेस में आएगा, तो क्या बताएंगे? केमिकल्स। आटे से रोटी को बनाना कौन से टाइप का चेंजेस है? आटा से रोटी बनाना किस टाइप का चेंजेस है? तो फिजिकल वो होता है जो कि रिवर्सिबल होते हैं, जिनके स्टेट्स को पुनरा दोबारा उसे स्टेट में लाया जा सकता है, और केमिकल वो होते हैं जो कि इरिवर्सिबल टाइप के होते हैं, जिनका कि स्टेट वापस दोबारा रिटर्न होकर के नहीं आ सकता है। तो जरा मुझे आप बता दीजिए कि चाय आपका फिजिकल रिएक्शंस, फिजिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है या केमिकल को? क्या चाय एक बार अगर बन गई तो ये पॉसिबल है कि उसके सारे कंपोनेंट्स को अलग किया जाए, मतलब दूध को, पानी को, चीनी को, चाय को, अदरक को, इलायची को, क्या सब अलग किया जा सकता है? नहीं। तो ये बेसिकली एग्जांपल किसका है, केमिकल का। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा है, हम अपने शेप साइज में से, हमारे छोटे मतलब बच्चे हैं, हम लोग भी बचपन में बच्चे थे, अभी बड़े हो गए, तो ये किस टाइप का चेंजेस दिखाता है? केमिकल का, क्योंकि अब हम लोग चाह करके भी फिर से अपने चाइल्डहुड में नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही प्लांट का जो हाइट है, प्लांट की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, जर्मिनेशन से लेकर के पूरा आगे तक की प्रोसेस तक का, मीन्स मेच्योरिटी तक का, वो सारा का सारा चेंजेस कैसा है, केमिकल चेंजेस है, क्योंकि उसको फिर से रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। सो ऐसे सारे प्रोसेसेस जिनमें जो स्टेज चेंज हो रही है वो फिर से कम बैक हो सके, रिवर्स हो सके, उसको आप बेसिकली फिजिकल बोलते हैं। जिनमें रिवर्जन ना हो सके, जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, वन डायरेक्शन होते हैं, उनको आप केमिकल नाम से बोलते हैं। तो नेचर में पाए जाने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फिजिकल और केमिकल। तो अपने आसपास में जो भी चेंजेस आपको दिखाई देते हैं उनको जरा कैटेगराइज करने की कोशिश करिएगा कि कौन कौन से चेंजेस आपके फिजिकल वाले हैं, कौन कौन से चेंजेस आपके केमिकल वाले हैं, और थोड़ा उनसे आपको कुछ बहुत सारा चीज़ समझने को भी मिलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा। तो फर्स्ट लॉ आपको यही बताता है कि इस पूरे यूनिवर्स में होने वाले जो भी कोई केमिकल और फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस में
टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है इस पूरे यूनिवर्स की क्या है, वो कांस्टेंट है। एनर्जी में चेंज फॉर्म और इट मे ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर। हो सकता है कि एनर्जी अपना क्या करे, फॉर्म बदल दे। हो सकता है कभी मैकेनिकल एनर्जी से आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है कभी केमिकल एनर्जी से आपका मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाए। कभी हो सकता है कि आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाए। तो ये सारे एनर्जी का के फॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है अलग अलग फॉर्म में। या हो सकता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे क्या हो, ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए। बट कभी भी इस एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहें भी इस यूनिवर्स के पूरी एनर्जी को एक कैलोरी एनर्जी आप डिस्ट्रॉय कर सकें, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप सिर्फ और सिर्फ उस एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं या उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जगह पे क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ना तो आप उसे बना सकते हैं, ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही बताता है आपका थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ। सो मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन सा ऐसा इवेंट हो रहा है जहाँ पर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो होता हुआ दिखाई देता है। कोई एक दो एग्जांपल बताइए जहाँ पे इस बात को हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस। ओके। हम्म। हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो सब के सब लॉ, इस लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के फॉर्म का कन्वर्जन है ना। कभी हम जैसे खाना खाते हैं तो खाना में, फूड में क्या है, केमिकल एनर्जी है। उस खाने को हमने फिर क्या किया कि कोई काम करके अपनी एनर्जी को पूरा रिलीज कर दिया, मतलब थक गए हम काम करते करते, तो वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी हो गया। तो लिविंग सिस्टम हमेशा क्या है, डायनामिक होता है, और डायनामिक में हमेशा एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो जितने भी एक्टिविटीज़ हमारे द्वारा की जाती है वो सभी के सभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या करता है, फॉलो करता है। चाहे कोई भी सेल्स हो, कोई सेल सपोज कीजिए डिवीजन कर रहा है, तो डिवीजन करना एक क्या है, एक प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। उस प्रोसेस को करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उसने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो वो एक तरीके का है, थर्मोडायनामिक्स का लॉ फॉलो कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे सपोज जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, और वही सीड्स बेसिकली फिर क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करने का काम करते हैं। तो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं या जो भी एक्टिविटी हो रही है किसी भी लिविंग सिस्टम के द्वारा, वो सब के सब आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब एनर्जी इस पूरे यूनिवर्स की क्या है, आपकी कांस्टेंट है। इस एनर्जी को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसे आप एंट्रोपी के टर्म में भी समझते हैं कि एंट्रोपी जो है आपको वो क्या बताती है। इसी के रेफरेंस में आपको ये लॉ भी समझाया जाता है कि ये लॉ आपको बताता क्या है। और एंट्रोपी का मतलब आपको बता चुका हूँ, रेंडमनेस से है, तो आपने पहले ही जान लिया है कि इसका मतलब क्या होता है, राइट। तो सिंपली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है, वो यही बताता है कि पूरे इस यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब इस यूनिवर्स में जो रैंडमनेस है वो हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो किसी भी लिविंग सिस्टम में का जो एंट्रोपी है वो हमेशा डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एंट्रोपी क्या बताती है, दैट इज द रैंडमनेस बताती है। मतलब जितना ज़्यादा डिसऑर्डर्ड फॉर्म में कोई भी सिस्टम होगा, चाहे वो कोई फिजिकल सिस्टम है, चाहे कोई बायोलॉजिकल सिस्टम है, चाहे वो कोई केमिकल सिस्टम है, किसी भी सिस्टम में जितना ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होंगे, मिस रैंडमनेस होगी, उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी, एंट्रोपी होगी। जो कोई भी सिस्टम जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, जितना सिस्टमेटिक वे में होगा, वो उतना ही क्या होगा, उसकी एंट्रोपी कम होगी। तो एंट्रोपी को आप रैंडमनेस से समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको मैंने बताया था सॉलिड लिक्विड गैस के मॉलिक्यूल को लेकर के एग्जांपल में, तो आपने यहाँ पे समझा था कि अगर सपोज कीजिए ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल हैं, ये गैस के पार्टिकल हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल का जो कॉम्पैक्टनेस होता है बहुत पास पास में होते हैं, वो एक तरीके से एकदम क्लोजली क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। दैट इज़ वाई वो बहुत हार्ड होते हैं। उनको उनके बीच से ऐसे आप हाथ को अपने पास आउट नहीं करा सकते हैं। जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच का जो इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेसेस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द
सॉलिड के, राइट, इस तरीके से दिखाई देता है। इसी यही कारण है कि आप पानी में अपना हाथ क्या कर सकते हैं, इसे पास आउट करा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। आप एयर में अपना हाथ क्यों पास करा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर या इंट्रामॉलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं बहुत वीक होते हैं, और एरिया बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई आप आसानी से अपने हाथ को ऐसे एयर में फैला पा रहे हैं, डांस कर पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, नाच पा रहे हैं। इतना फ्रीली आप वाटर में नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको इतना, अगर इतना मतलब अगर आपको किसी सॉलिड पे करना हो, क्या आप किसी ऐसे मेज पे मारेंगे तो आपका हाथ मेज को पार पार कर जाएगा? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मेज पूरा क्या आपका सॉलिड है। आप मारेंगे तो आपका हाथ वहीं पे रुक जाएगा। पानी में भी अगर आपको हाथ पैर फैलाना होता है, स्विमिंग आपको करनी पड़ती है, तो आपको बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ता है। आपके हाथ पैर थक जाते हैं, आपके लंग्स बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द गैसियस मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा है। यहाँ पर आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। फिर भी आप हाथ पानी में फेर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड में पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनके दो पार्टिकल के बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं है। दैट इज़ वाई आप कोई भी चीज़ को अगर आप यहाँ पे से क्रॉस कराना चाहेंगे तो क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में है, एकदम एक्यूरेट है, फिक्स्ड पोजीशन है, कोई भी उनमें फ्लक्चुएशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी एंट्रोपी की वैल्यू सबसे क्या है, कम होती है सॉलिड के पार्टिकल की। जबकि अगर हम लोग गैसियस पार्टिकल की बात करें तो गैसियस पार्टिकल हमेशा मोशन नेचर में होते हैं। अगर आप लोगों ने मोशन थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा हुआ है, आपको बताया जा चुका है कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स के, दे आर ऑलवेज इन मूविंग इन नेचर। ये मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, क्योंकि इनके बीच में लगने वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वैल्यू, वो बहुत ही वीकर होती है, बहुत ही दूर दूर पे होते हैं, एक दूसरे से टाइटली बंधे नहीं होते। दैट इज़ वाई गैसियस मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, और जिनकी वजह से इनके लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो बहुत कम होते हैं, तो इनका रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है। आप बता सकते हैं कि इनकी एंट्रोपी की वैल्यू, जितने भी फिजिकल स्टेट आपको यहाँ पे तीनों पढ़ाए गए हैं, उन सब में सबसे क्या है, हाईएस्ट है, क्योंकि इन पे रैंडमनेस क्या है, ज़्यादा है। लिक्विड वाले पे क्या है, इंटरमीडिएट है, इनसे क्या होगा, कम होगा, इनसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉलिड की सबसे क्या होगी, कम होगी। तो एंट्रोपी का मतलब हुआ दैट इज द रैंडमनेस, कि कितना ज़्यादा कोई भी पार्टिकल आपका क्या है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको यही बताता है एंट्रोपी के टर्म में, कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो हमेशा क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। मतलब डिसऑर्डर यूनिवर्स में हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। जितने भी आपके नेचुरल प्रोसेस हो रही हैं, ऑटोमेटिकली फिनोमेना जो हो रही हैं, उन सारे प्रोसेसेस में यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एंट्रोपी इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि रैंडमनेस हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले जितना अच्छा से ऑर्गेनाइज वे में था, अब उतना सॉरी, अब उतना आपका जो सिस्टम है वो उतनी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। अब सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या हो रही हैं, रैंडम हो रही हैं। और ये जितना टाइम आपका बीतेगा, डे बाय डे पूरे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, बढ़ती ही जाएगी। तो ज़रा मुझे आप लोग एक सवाल सिंपल सा बताइए कि अगर सपोज कीजिए कि आपके पास एक केतली है, और इस केतली में आपने क्या किया हुआ है, हॉट टी रखा हुआ है, राइट। और आपने इस केतली से क्या किया, यहाँ पे एक कप में चाय निकाल दिया। यहाँ पे हॉट टी है, और आपने यहाँ पे क्या किया, इस टी को इसमें पोर कर दिया कप में। इन दोनों ही स्टेट में आपको टी का जो मॉलिक्यूल मीन्स टी का जो एंट्रोपी है वो आपको बताना है कि कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। अच्छा, मतलब केतली में कम होगा, कप में ज़्यादा होगा। वेरी गुड, ऐसा क्यों? ओके, वेरी गुड। और कोई बताए? क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके पास एक केतली है, जैसा दुकान पे आपको देखने को मिलता है, उसमें हॉट टी रखी हुई है,
और आपने उस हॉट टी को प्लेट में क्या किया, पोर कर दिया। ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों जगह पे जो चाय है, टी में मतलब केतली में और आपके कप में, उन दोनों ही कंडीशंस में टी की एंट्रोपी कहाँ ज़्यादा है? क्या दोनों जगह सेम है या कहीं ज़्यादा और कहीं कम है? कप में ज़्यादा होगी। कप में कम हो। कप। आप आप सब लोग फ्री हैं। आप सब लोग फ्री हैं अपने अपने पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बताने के लिए, बजाय इस बात को संकोच किए हुए कि सवाल ये गलत होगा आंसर या सही होगा। आप जो भी कॉन्सेप्ट अभी समझ पाए हैं उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप इस क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। और तब आपको मैं बताऊंगा कि ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। और थोड़ा अच्छे से समझाइए, मतलब बताइए तो थोड़ा हमको भी समझ में आए कि हाँ, आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो समझ में कितना आ रहा है। अभी तक कुछ लोगों ने बताया कि कप में ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑर्डर एंट्रोपी का। क्या पॉसिबिलिटी होगी? क्या कप इज इक्वल टू केतली, या कप की एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द केतली, या कप की एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू द केतली? ये 3 आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या दोनों जगह पे एंट्रोपी चाय की मतलब टी की सेम होगी, या कप में एंट्रोपी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू केतली के, या कप की एंट्रोपी कम होगी एज़ कम्पेयर टू केतली के? वेरी गुड। ये आकांक्षा बोल रही हैं। चलिए, और किसी ने बताया था? वंदना, आपने क्या बताया था? आकांक्षा ने बताया कि कप की एंट्रोपी कम है एज़ कम्पेयर टू द केतली के। आपने क्या बताया? आपने बताया कप की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू केतली की। बाकी लोग भी आंसर करें फटाफट थोड़ा। तो मतलब आकांक्षा के साथ में जुड़ गए अमित। वेरी गुड। और कौन आ रहा है फटाफट? अरे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काहे बाकी सब लोग आंसर नहीं कर रहे हैं? अमित हैं, वंदना है, अवनीत हैं, अर्चना। अच्छा, अर्चना के यहाँ तो 144,000 लग गया था। अभी नेटवर्क आ गया क्या उनके यहाँ? मैसेज किया था उन्होंने। प्रियंका है, निक्की हैं, मुमताज़ है, मनीषा है। अरे बताइए आप लोग, मनीषा, मुमताज़, निक्की, प्रियंका, ये सवाल का आंसर दीजिए सब लोग। अर्चना, अवनीत। सवाल मैंने पूछ दिया है। आपको सवाल में अगर दिक्कत है तो आप फिर से पूछ सकती हैं हमसे, और उसके बाद फिर आपको बताना है कि वो क्या इसका आंसर होगा। सवाल मेरा यही है कि आप। अच्छा। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड, इसलिए मैंने 3 ऑप्शन दिया है। चलिए, सिद्धार्थ सिद्धार्थ जा रहे हैं वंदना के साथ में। और मनीषा मनीषा अभी बोल रही थी कि दोनों में बराबर होगा। यूनिक है इनका आंसर। और मुमताज़ और निक्की, फटाफट बताइए सब लोग आंसर। मुमताज़, निक्की, प्रियंका और अवनीत। निक्की, आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई। जल्दी बोलिए भाई आप लोग फटाफट। प्रियंका, अभी तक आंसर नहीं मिला? प्रियंका एंड अवनीत एंड मुमताज़, ये 3 लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। कप में ज़्यादा लग रहा है।
वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आप सब लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी टी के मॉलिक्यूल्स का किस कंडीशन में ज़्यादा होगी, तो आप क्या बताएंगे? टी में, या आपका फिर मतलब केतल में, या फिर आपका कप में? तो अगर किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो उसमें मोशन ज़्यादा होगा, या काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मोशन ज़्यादा होगा? और अगर मोशन होगा तो रैंडमनेस उसमें ज़्यादा होगा या कम होगा? तो आप लोगों ने ही आंसर दे दिया। ये इलेक्ट्रिक केटल बेसिकली आपका क्लोज सिस्टम में आता है। यहाँ पे बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता। दैट इज़ वाई केतल में आपका चाय काफ़ी देर तक गर्म रहता है। लेकिन अगर आप वही चाय अगर आप कप में डाल देते हैं तो कप में पूरी ओपन सिस्टम होती है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तुरंत अटैक करता है। जितने भी एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो तुरंत का तुरंत यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ में हीट डिसिफर हो जाती है। यहाँ पे तुरंत का तुरंत चाय अपना हीट लॉस कर देता है एटमॉस्फेयर में। जैसे ये हीट लॉस करेगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगा तो रेंडमनेस क्या होगी, कम हो जाएगी। तो एंट्रोपी भी क्या होगा, कम हो जाएगा। हाँ, आकांक्षा और अमित ये दोनों लोगों ने आंसर सही किया। वंदना और एक और कोई था। थोड़ा सा समझने का फेर है। आप समझिए कि इलेक्ट्रिक ये जो केतल होता है ना, ये आपका क्लोज सिस्टम में आता है, मतलब एक तरीके का। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि अगर इसमें अगर आप चाय रख देते हैं तो 30 मिनट से लेकर के 1 आवर तक बेसिकली आपका चाय इसमें गर्म रहता है। लेकिन अगर वही चाय अगर आप यहाँ कप में निकाल दी तो 5 मिनट के अंदर भी चाय आपकी ठंडी हो जाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ओपन होता है। ये मैक्सिमम अपना हीट क्या करता है, सराउंडिंग की एयर पार्टिकल में क्या करता है, लॉस कर देता है इक्विलिब्रियम लाने के लिए। जबकि यहाँ पे आपका चाय पूरा का पूरा हीट क्या है, इसी में पूरा क्लोज्ड रह जाता था, पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी इसकी बनी रहती है। तो यहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा होगा। तो एंट्रोपी जो होगी आपकी केतल में, जो आपका टी है उसकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द कप वाले के। चलिए, सी एस आई आर के एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए। ये क्वेश्चन सी एस आई आर के एग्जाम में पूछा गया है, लेनिंजर के बुक में भी आपको दे रखा है। अगर आप लोग लेनिंजर की बुक पढ़ते हैं तो आपको वहाँ से एग्जाम्पल मिल जाएगा। आगे बढ़ें। हाँ, वहाँ ऐसा नहीं कि सीज हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक केटल के कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे अपना हीट बहुत जल्दी लॉस करेंगे एटमॉस्फेयर से, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगा तो मोशन कम हो जाएगा, और रैंडमनेस कम हो जाएगी, एंट्रोपी कम हो जाएगा। नहीं, कहाँ एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी? ये जो पार्टिकल यहाँ पे टी के रखे गए हैं, ये पार्टिकल अपना हीट पूरा लॉस कर रहे हैं यहाँ पे। जबकि यहाँ अगर सपोज कीजिए इन दोनों को अगर 5 मिनट के बाद अगर आप मेजरमेंट कीजिए, आपको ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगा। वही ठीक है, वही। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। डेफिनेटली इसका होगा कि यहाँ पे एनर्जी आपका लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी बना हुआ है मॉलिक्यूल्स के पास। यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल लॉस कर दे रहा है। जब एनर्जी लॉस कर देगा तो एनर्जी कहाँ, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ये जो पार्टिकल यहाँ पे जो टी है वो एटमॉस्फेयर, चूंकि एटमॉस्फेयर इसके कंपेरिजन में ठंडा है, और हीट हमेशा हॉटर टू लोअर तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे हीट आपका तुरंत मूव कर जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो पार्टिकल जैसे ही अपनी एनर्जी को लॉस करेगा तुरंत को तुरंत एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। दैट इज वाई आप। बिल्कुल। हीट का एंड टेम्परेचर का, इन दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी पे। जितना ज़्यादा आप हीट देते हैं या आप टेम्परेचर देते हैं, रिएक्शंस की रेट उतनी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मोशन होना शुरू हो जाता है। जो पार्टिकल अभी तक स्टेबल थे, आपने यहाँ पे हीट दिया, तो ये पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करके मूव करना शुरू कर देता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब आप सपोज कीजिए, जब आप
स्टार्टिंग में चाय बना रहे होते हैं, तो पानी एकदम आपका ठंडा होता है, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कम होती है। लेकिन जैसे-जैसे आप हीट करते-करते चाय पूरा बॉयल हो जाता है, उस टाइम पे उस पूरे सिस्टम की सबसे मैक्सिमम एंट्रोपी होती है जब वो बॉयल कर रहा होता है। क्योंकि कोई भी पार्टिकल वहाँ पे स्टेबल नहीं है, सारे के सारे पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, वो भी बहुत तेज़ी से। जबकि जब आप स्टार्टिंग में चाय बनाना शुरू किए थे, जब भी आपने पानी, चाय, चीनी, दूध सब डाला था, ठंडा था, उस टाइम पे उसकी एंट्रोपी मिनिमम थी। जब वो चाय बनना शुरू हुआ, पूरा बॉयल करना शुरू किया, पक रहा है चाय, तो उस टाइम पे उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम है। हीट बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगा। दैट इज़ वाई आपको स्टेटमेंट दिया गया कि पूरे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, आगे चलें? या हाँ, हाँ, पूछिए, सुन रहा हूँ। मैंने ये पूछ नहीं, नहीं, मुझे याद है, मैंने ये पूछा था कि लिविंग जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है, क्लोज़ सिस्टम है या एडियाबैटिक है? मैंने ये पूछा था सवाल। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग सिस्टम होते हैं, दे ऑल आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होता है जहाँ पे आप हीट, एनर्जी, मास तीनों को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं सराउंडिंग से। तो आपकी बॉडी से वेट भी लॉस एंड गेन हो सकता है, आपकी बॉडी से एनर्जी भी गेन और लॉस हो सकती है, आपकी बॉडी से मास भी गेन लॉस हो सकता है। तो जब एनर्जी और मास दोनों का आपका ट्रांसफ़र सराउंडिंग से होना शुरू हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को आप ओपन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। ये मैंने सवाल पूछा था। चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं। बाकी और एग्जांपल्स आप लोग अपने से भी अरेंज कीजिएगा और देखेंगे कि हाँ, वहाँ पे क्या किस तरीके से सेलुलर जो प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पे भी एंट्रोपी के टर्म में आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस स्टेज पे एंट्रोपी पूरे सेल का सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है? ओके। सेल्स को अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फ्री एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे बात आती है एनर्जी और फ्री एनर्जी, इन दोनों टर्म को आपको समझना ज़रूरी है कि किस टाइम पे आप बताएंगे कि आपकी ये एनर्जी है और आपकी ये फ्री एनर्जी है। फ्री एनर्जी को आप डिफाइन करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी टू कैपेबल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी और फंक्शंस। ऐसी एनर्जी जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई काम कराने के लायक हो, कैपेबल हो, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने मॉर्निंग के टाइम पे क्या किया, ब्रेकफास्ट किया और आप अपने काम पे चले गए, राइट? दोपहर या शाम, दोपहर के टाइम पे आपको लंच नहीं मिला, आप मिस आउट कर गए। इवनिंग के टाइम पर होते होते मतलब 4 बजते बजते आपकी बॉडी की एनर्जी पूरी ड्रेन कर जाती है। एट दैट टाइम आपको ये फील होने लगता है कि अब आपकी बॉडी काम करने की स्थिति में नहीं है, मतलब आपको या तो रेस्ट चाहिए या तो आपको अब एनर्जी का डोज चाहिए। तो आपकी बॉडी में 4 बजे जिस टाइम पर आपको ये फ़ील हो रहा है कि हाँ, आपकी बॉडी को कुछ अब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तब जाकर के हम काम कर पाएँगे। दैट मीन्स व्हाट? कि उस सिचुएशन में आपकी बॉडी में फ्री एनर्जी का अमाउंट खत्म हो चुका है। आपकी बॉडी में एनर्जी है, लेकिन वो फ्री एनर्जी नहीं है। फ्री एनर्जी का मतलब होता है कि वो एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी काम को करने के लिए क्या हो, कैपेबल हो, कोई काम आपसे करा सके, दैट इज़ कॉल्ड फ्री एनर्जी। मॉर्निंग के टाइम पे हम सभी लोग जब घर से निकलते हैं अपनी अपनी ड्यूटी पे 10 बजे, वो टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है कोई भी काम को करने के लिए। आपका जो भी काम है, टीचिंग कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, मॉर्निंग के टाइम पे आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है, क्योंकि आप एकदम पूरी तरीके से एनर्जाइज होकर के नहा धोकर खा पी करके निकलते हैं, तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है। धीरे 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 आप जाकर के वर्क प्लेस अपना काम करते हैं, टाइम बीतता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। आते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर अब आपकी बॉडी एकदम स्टेबल हो जाती है कि नहीं भैया, अब हमसे नहीं चला जाएगा, अब तो हमको कुछ चाहिए खाने के लिए। दैट मीन्स वॉट? कि एट द टाइम आपकी बॉडी का जो फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी थी,
वो अब पूरी कंज्यूम हो चुकी है। आपकी बॉडी में एनर्जी अभी भी है, आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सबके पास अपनी एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी फ्री एनर्जी का फॉर्म नहीं है, क्योंकि अब उस एनर्जी से आप काम नहीं कर पाएँगे। तो उस एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी काम करने के लिए, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अगर मेरी फ्री जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, शायद मेरा मुँह बोलते-बोलते मुँह थक जाएगा, मैं बोल दूँगा कि हाँ, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। जब तक हमारी बॉडी में फ्री एनर्जी है, तब तक हम आपको कंटिन्यू ऐसे लेक्चर दिए जा रहे हैं। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे अगर हो सकता है बोल सकें। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मुझे लगेगा कि हाँ, अब मेरी एनर्जी एकदम ड्रेन कर गई है, अब मैं आपको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। दैट मीन्स व्हाट, कि हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, जो कि हमको काम करने के लिए कैपेबल था, वो सारी की सारी एनर्जी मैंने ऐसे आपको लेक्चर दे कर के लॉस कर दी। अब हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं बची है। तो सेल्स को फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमेशा फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके सेल्स में या किसी भी लिविंग सिस्टम में जो फ्री एनर्जी का सोर्स है वो क्या होता है। ये पहले आपको बताया हूँ कि एटीपी बेसिकली हमारी एनर्जी करेंसी होती है। तो सोर्स आपको कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, फूड हमारा अल्टीमेटली सोर्स होता है, राइट। तो यहाँ पर पहले एक इस फॉर्मूले को थोड़ा देर में और भी समझेंगे, लेकिन पहले अभी आप जान लीजिए कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है। फ्री एनर्जी आपको बताया गया कि नॉर्मली किसी भी सिस्टम में पाए जाने वाले वो एनर्जी जो कि आपका उस सिस्टम को परफॉर्म कराने के लिए या काम कराने के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी या द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कैपेबल टू डू एनी वर्क or perform to any kind of activity is known as the free energy of that system of that living organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी सिस्टम का वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि उस सिस्टम के द्वारा कोई काम को परफॉर्म करा सके, कोई काम को कर सके, उसको आप फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं। जब कभी भी इस एनर्जी का कैलकुलेशन स्टैंडर्ड कंडीशन पे होना शुरू हो जाए, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब आपका जो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो और कंसंट्रेशन हो, ये कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो। किसी भी सिस्टम का स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड प्रेशर पे, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पे, जैसे टेम्परेचर हमारा क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड नॉर्मल माना जाता है। प्रेशर आपका क्या होगा, दैट इज द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलरिटी। किसी भी सिस्टम का अगर इस कॉन्सेंट्रेशन पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है उसको आप स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं या फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं। उसको आप जी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सिस्टम में, किसी भी रिएक्शंस में जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में चेंजेज आता है, उसको आप निकालने के लिए क्या आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है, आपको यहाँ पे दे रखा है। इसको थोड़ी देर में अभी आपको और इलाबोरेट कर देंगे, आप इस पर न्यूमेरिकल भी लगाने के कैपेबल हो जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी, जहाँ पे क्या है, चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज इक्वल टू आपको दिया गया है माइनस आर टी। एल एन का मतलब होता है एंटी लॉग के डैश ई क्यू, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी भी रिएक्शंस का अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, जस्ट अभी आपको बता देते हैं। तो किसी रिएक्शंस का अगर आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालना है, तो आपको ये आर टी की जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है, मतलब ये क्या है, आपका कांस्टेंट होता है, राइट। ये आर टी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट होते हैं, और इनकी वैल्यू आपको गिवन न्यूमेरिकल में दी हुई होती है। लॉग आपको एंटी लॉग निकालना होता है, और के ई की वैल्यू आपको रिएक्शन देकर के आप निकाल पाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे अभी यहाँ पे हम लोग आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक ये रिएक्शन हो रहा है, लाइक एज सपोज कि यहाँ पे आपका ए प्लस बी मिल करके इस रिएक्शंस के थ्रू क्या बना रहा है, आपका सी डी बना रहा है, राइट। तो अगर आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। इसी वैल्यू को निकाल, मतलब जो कंसंट्रेशन आपका इसका आएगा, जो कंसंट्रेशन इन दोनों का रहेगा, उसको अगर आप डिवाइड करके जो वैल्यू यहाँ पे निकल करके आएगी, सपोज अगर आपकी एक्स वैल्यू आती है तो इस रिएक्शंस के लिए आप के ई क्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो एक्स हो जाएगा।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का सिंपल यही तरीका होता है, किसी भी रिएक्शंस में जो हो रहा है उसका जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है डिवाइड बाई रिएक्टेंट, या सी डी यहाँ पे क्या है, आप उसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, के ई क्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ पी, कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर। यहाँ पे पी क्या है, प्रोडक्ट है, और आर क्या है, रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के ई क्यू, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए आपके पास ये फार्मूला है, और इस फार्मूले को रख करके आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि गिब्स फ्री एनर्जी का किसी भी रिएक्शंस के लिए क्या रिलेशन निकल करके आता है, कि कैसे आप उसके बेसिस पे बता पाएंगे। यहाँ पे दिया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और डेल्टा जी के वैल्यू में रेफरेंसेस का रिलेशंस का निकालने के लिए, कि अगर किसी भी रिएक्शंस के लिए जो के ई की वैल्यू, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक से क्या है, ज़्यादा है, राइट, एक से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू होगी। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है आपका, नेगेटिव है, मतलब एक से क्या, मतलब एक से क्या होगा, कम होगा, मतलब एक ज़्यादा होगा, बाकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इन दोनों का कंडीशन, मतलब कि आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि के ई की वैल्यू किस में हो, आपका पॉजिटिव में हो, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किस में आपका, नेगेटिव में हो। तो ये दोनों कंडीशंस आपको क्या बताती है, फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब रिएक्शन प्रोसीड होगा, मतलब रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा कि ए प्लस बी मिल करके क्या बना रहा है आपका, सी डी। तो ये जो हाफ हेडेड एरो है क्या बताता है, फॉरवर्ड बताता है, जबकि ये क्या बताता है आपका, बैकवर्ड बताता है। तो यही आपको बताया गया कि अगर इस रिएक्शंस के लिए के ई क्यू की वैल्यू, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर एक से ज़्यादा आती है, और इसी रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आती है, एक से कम आती है, मीन्स नेगेटिव आती है, तब तो ये बेसिकली ए और बी मिलकर क्या बनाएंगे, सी डी बनाएंगे। और अगर यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाए, मतलब के ई क्यू की वैल्यू क्या हो, एक से कम हो, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू हो, और ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब तब उस कंडीशन में आपका सी डी जो कन्वर्ट होगा किस में होना शुरू हो जाएगा, ए और बी में, मतलब सी डी का अब ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा ए प्लस बी में। तो कब किस कंडीशन पे आपका रिएक्शंस में फॉर्मेशन होगा, कब रिएक्शंस में ब्रेकडाउन होगा, ये दोनों चीज़ें आप के ई क्यू मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आपका डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है उनको देख करके आप बता सकते हैं, उनके साइन के बेसिस पे बता सकते हैं कि हाँ ये रिएक्शन आपकी क्या हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है या बैकवर्ड हो रही है। फॉरवर्ड का मतलब होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कंबाइंड होकर के प्रोडक्ट का बनना, बैकवर्ड का मतलब होता है कि प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का डिकम्पोज होकर के फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाना। सो ध्यान दीजिए कि अगर आपका रिएक्शन फॉरवर्ड होना है तो उसके लिए आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, पहला कंडीशन, एंड डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मीन्स स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू क्या है, शुड बी नेगेटिव। ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर होंगे तो रिएक्शन क्या होगा, आपका फॉरवर्ड होगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन अगर होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो बनेगा। और अगर जस्ट उल्टा हो जाए मीन्स के ई की वैल्यू किस में हो जाए, नेगेटिव में हो जाए, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किस में हो जाए, पॉजिटिव में हो जाए, तो ये रिएक्शन, ये कंडीशन फेवर किसको करेगा, रिवर्स रिएक्शन को। और अगर रिवर्स रिएक्शन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, आपका बढ़ेगा, क्योंकि अब प्रोडक्ट आपका क्या होगा, कन्वर्ट होकर के शुरू हो जाएगा किसमें, दैट इज द रिएक्टेंट में, मतलब ये वाला स्टेप फॉलो होना शुरू हो जाएगा, सी डी से ए बी का बनना, और ऊपर वाले के लिए ये कंडीशन फॉलो होगा, ए प्लस बी से मिल करके सी डी का बनना। और अगर इन दोनों की वैल्यू, मतलब कि यहाँ पर अगर आपका के ए क्यू का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो, 1 हो, और आपका डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो ऐसे कंडीशंस के लिए आप क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस डेल्टा जी नॉट एंड के ई क्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए, ये एग्जाम में सवाल आपके पूछा गया है, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जितने रेट से ए प्लस बी मिल करके सी डी बना रहे हैं, उतने ही रेट से सी डी डिकम्पोज होकर के आपका ए बी बना रहा है। तो ऐसे कंडीशंस पे आपको रिएक्शंस क्या होगा, ना होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये भी आपका कांस्टेंट हो चुका होगा, इसका भी जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट हो चुका होगा। सो देयर विल बी no any kind of a changes will appear in the either in the reactant side or in the product side,
तो कॉन्सेंट्रेशन दोनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। दैट इज वाई इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आपको स्टॉप होती हुई नजर आती है। कभी कभी आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या इक्विलिब्रियम पे रिएक्शंस होना बंद हो जाते हैं। आप ध्यान से समझिए, रिएक्शंस होते रहते हैं, रिएक्शंस मूव होता रहता है, लेकिन जितने रेट से आपका कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर के प्रोडक्ट बनाता है, सेम उसी रेट से वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होकर के रिएक्टेंट बनाता है। तो दोनों का चूंकि जो रिएक्शंस है वो एक जैसा हो जाता है, दैट इज वाई ना तो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है और ना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो जरा जल्दी से ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग कहीं पे समझ लीजिए और उसको नोट तो करेंगे ही, तो फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू का जो मीन है वो समझ में आया, और उनमें दोनों में जो रिलेशन है कि किस कंडीशन में फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्विलिब्रियम होगा, ये समझ में आया कि नहीं? 5 पॉइंट। हाँ, और आप सब लोगों को अभी से हिदायत दे दे रहा हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को आज नोट बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत तेज भूल जाता है। ये सारी जो कन्फ्यूजन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाली, ये कन्फ्यूजन बहुत तेज करती है। फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए पॉजिटिव होना चाहिए डेल्टा ई की वैल्यू, या नेगेटिव होना चाहिए, कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। और इन्हीं तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन देकर के आपसे पूछा जाता है कि अगर आपका रिएक्शन, सपोज कि अभी आगे आप पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में, तो ग्लाइकोलिसिस का जो रिएक्शंस है उनके बारे में अगर आपको दे दिया जाए कि हाँ ग्लूकोज से लेकर के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, राइट, तो वहां पे आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे दिया जाए या डेल्टा ई की वैल्यू दे दिया जाए, उसके बेस पे अगर आपको बताना हो कि हाँ इस कंडीशन में वो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड चल रहा है, बैकवर्ड चल रहा है, या आपका इक्विलिब्रियम पे है, तो आपको बता देना चाहिए। फिर से आपको रिकॉल करा दे रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए कंडीशन आपका ये है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए आपका कंडीशन है कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगा और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये तीनों कंडीशन कहीं पे भी आप अपने रेड पेन से मार्क करके इसको लिख लीजिएगा जब कभी भी आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, वैसे तो ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। तो अभी आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस वाली फॉर्मूले पर, मतलब डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के ई क्यू, यहाँ पे एल एन क्या है आपका एंटी लॉग है, के ई क्यू क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कैसे आप रिएक्शंस की डेल्टा जी की वैल्यू निकालते हैं। सो इसके पहले हम लोग देखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी क्या है और इसके बेसिस पे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्री एनर्जी के बारे में, कि वही वो फ्री एनर्जी है जो फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैपेबल टू डू द वर्क। कोई वो ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे कि आप कोई काम कर सकते हैं, उसको आप फ्री एनर्जी बोलते हैं। चूंकि इसको गिब्स ने डिफाइन किया था, दैट इज वाई गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जाना जाता है। और आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल जी से। सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द टर्म ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में केमिकल रिएक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर पहला एक्सरगोनिक रिएक्शंस और दूसरा होता है इंटरगोनिक रिएक्शंस। तो एक्सरगोनिक रिएक्शंस वो होते हैं जहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, राइट, और उसके लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी, और इस अगर कहीं पे भी एनर्जी अगर आपकी रिलीज हो रही है तो रिएक्शन जो होगा हमेशा कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब जिस किसी भी रिएक्शंस को कराने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट या आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ना हो, वो सारे के सारे रिएक्शंस बेसिकली आपके एक्सरगोनिक होंगे। और एक्सरगोनिक होंगे तो कैसे होंगे, एनर्जी वहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। और इसके लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। अगर कहीं पे भी आपको डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो माइनस साइन में दिख जाए, तो इसका मतलब होता है कि वो रिएक्शन कैसा होगा, आपका स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर वो स्पॉन्टेनियस होगा तो आपका स्पॉन्टेनियस होगा, और स्पॉन्टेनियस अगर होगा तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, आपकी रिलीज होगी। ये तीन चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ज़रा जल्दी से मुझे बता दीजिए कि जब आपके घर में वाइट वॉशिंग होना शुरू होता है तो पानी में जब आप ला करके चूना डालते हैं, राइट, जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, तो वहाँ पे जो रिएक्शंस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एक्सरगोनिक हो रहा है या इंटरगोनिक हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होता है, ये पूरा हीट निकलता है, पूरा का पूरा पानी ना बॉयल करना शुरू, कभी देखा है? घर घर में जब पोताई होना शुरू होता है तो जो मार्केट से चूना ला करके पानी में डालते हैं किसी भी
कंटेनर में, तो पूरा का पूरा पानी ऑटोमेटिकली एकदम बॉयल होना शुरू हो जाता है। इतना ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे हीट निकलती है कि मतलब टेम्परेचर सोचिए 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब जाकर पानी बॉयल करता है। हीट हो जाता है पूरा एकदम से। तो वो आपका एक एक्सर्गोनिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। तो ज़रा मुझे बता दीजिए, गर्मी का टाइम भी चल रहा है, चीनी का पानी में जब आप घोल बनाते हैं, शुगर एंड वाटर, वो रिएक्शन कैसा है? सोच के बताइएगा, हम लोग आगे मूव करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं डेल्टा जी की वैल्यू जो होगा आपका नेगेटिव होगा, तो उसको आप बोलेंगे एक्सर्गोनिक, और इस रिएक्शंस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और इसका नेचर स्पॉन्टेनियस होगा। जस्ट इसका उल्टा होगा आपका इंडरगोनिक, मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, इन्वॉल्व होगी, रिएक्शन जो होंगे आपके इंड्यूस्ड होंगे, डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी। तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एडेड, जहाँ पे एनर्जी आपको देना पड़े, एनर्जी ऐड करना पड़े, तो उसको आप इंटरगोनिक बोलेंगे। रिएक्शंस आपकी क्या होगी, नॉट स्पॉन्टेनियस, इसको आप इंड्यूस्ड बोलते हैं, मतलब कि जिनको कराने के लिए बाहर से कोई आपको मैकेनिकल या ऐसे हीट एनर्जी आपको देनी पड़ती है, राइट। तो और इसके बाद इनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को देख करके आपको यही साइन ही दिया जाता है और आपसे नेचर पूछा जाता है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी आपकी, लगेगी। ये आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और ये आपका क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में आपने देखा कि आपका जो रिएक्शंस होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, और उनके लिए का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको बता दिया गया। ग्राफ के हेल्प से यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पे डेल्टा जो जी है वो क्या दिखाता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ये बताता है। डेल्टा एस क्या बताता है, इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होगा, जस्ट अभी नेक्स्ट टाइम पे हम लोग समझेंगे। टी क्या है आपका, टेम्परेचर है, और डेल्टा एस क्या है आपका, एंट्रोपी है, मीन्स चेंज इन एंट्रोपी है। तो अगर आपको एंट्रोपी की वैल्यू, एंथैल्पी की वैल्यू अगर पता हो, तो आप उस सिस्टम के लिए, उस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो गिब्स फ्री एनर्जी को निकालने के लिए ये आपके पास इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पे टी आपके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, दैट इज वाई इनके आगे डेल्टा नहीं लगा है। इनके आगे डेल्टा लगा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होंगी आपकी, चेंज होती रहेंगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शंस में डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो से कम होगी, मतलब यहाँ पे वैल्यू किस में आएगी आपकी, माइनस में आएगी। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो जीरो से ज़्यादा होगी, इसका मतलब वैल्यू किस में आएगा आपका, पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पास ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, खुद से ही वो क्या कर सकता है, रिएक्शंस परफॉर्म कर सकता है, एनर्जी यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज करेगा, तब जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, एनर्जी इसको देना पड़ेगा, तब जाकर के ये रिएक्शन से पार्टिसिपेट करेगा और कन्वर्ट किस में होगा आपका, प्रोडक्ट में होगा। तो ये आपको ग्राफ दे करके भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ग्राफ आपका स्पॉन्टेनियस के लिए या नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी भी ग्राफ में अगर रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो आपको ऐसे स्केल पे दिखाई दे ज़्यादा है, और प्रोडक्ट का जो ग्राफ आपको नीचे की तरफ दिखाई दे, मतलब यहाँ पे वैल्यू आपको ज़्यादा हो, यहाँ पे आपकी कम हो, ये वैल्यू आपकी क्या एनर्जी की ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, जब कभी भी रिएक्टेंट की वैल्यू प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी तो वो हमेशा रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, याद रखिए। जब कभी भी रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो, कम हो प्रोडक्ट से, तो वहाँ पे रिएक्शन कैसा होगा आपका, इंड्यूस्ड होगा। और इस कंडीशंस के लिए आपकी जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। रुकिए मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ ताकि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्हेन कंडीशन बना करके लिखिए। नंबर पहला, आर इज मोर देन पी, देन डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस, और रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। दूसरा, आर की वैल्यू जब क्या हो, पी से कम हो, तो डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, और रिएक्शन क्या होंगे आपके, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा अच्छे से। ये ग्राफ आपको याद रहना चाहिए, इस ग्राफ को देख करके भी आपसे रिएक्शंस के नेचर पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो इस इक्वेशन में 3 टर्म यूज़ हुए जिसको मैंने 2 समझा दिया, एंट्रोपी भी समझा दिया, एंथैल्पी भी ग्रिप्स एनर्जी भी समझा दिया। तीसरा आपका क्वांटिटी बचा हुआ दैट इज़ द एंथैल्पी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एंथैल्पी आपका क्या बताता है। तो एंथैल्पी का मीन होता है दैट इज़ द किसी भी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले किसी भी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले या इवॉल्व होने वाले टोटल चेंज इन हीट ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज नोन एज द एंथैल्पी। किसी भी रिएक्शंस में टोटल जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो हीट आपकी निकल रही है, चाहे वो आपकी हीट लग रही है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट आइदर इन्वॉल्व और इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज नोन एज द इंथैल्पी। किसी भी रिएक्शंस के दौरान पे जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट आपकी क्या हो रही है, या तो लग रही है या तो आपकी निकल रही है, उस क्वांटिटी ऑफ हीट को आप इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। तो इंथैल्पी क्या बताता है? टोटल हीट इवॉल्व और इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द इंथैल्पी। एक सिंपल लाइन का और सिंगल डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझने के लिए। जैसे अभी हम लोग चाय की बात अगर कर रहे थे, तो उस चाय के रिएक्शंस में जो भी हीट एनर्जी आपकी लग रही है या निकल रही है, उस रिएक्शंस में हीट का कैलकुलेट अगर किया जाएगा तो उसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं? दैट इज द इंथैल्पी के नाम से जान सकते हैं। और इस इंथैल्पी को हम एच से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एच मीन्स हीट। और इस इंथैल्पी के टर्म के बेसिस पे भी आपका रिएक्शन दो तरीके से होता है। इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दैट इज द एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। यहाँ पे यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे लिख रखा है। पी क्या है? प्रेशर है। वी क्या है? वॉल्यूम है। किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो उसके खुद के एनर्जी के क्वांटिटी को डिफाइन करता है, राइट? तो उसी एनर्जी को इंटरनल एनर्जी के नाम से आप जानते हैं। तो इंथैल्पी के बेसिस पे रिएक्शन जो होंगे वो आपके दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शंस जहाँ पे हीट क्या हो रही हो? रिलीज हो रही हो, मतलब हीट निकल रही हो। ऐसे रिएक्शंस को बेसिकली आप क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और रिएक्शंस अगर आपका एक्सोथर्मिक होगा तो वहाँ पे जो रिएक्शंस का नेचर होगा कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। और उसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, राइट? सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि आपका एक्सर्गोनिक का है। तो नेक्स्ट आपका होगा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए सेम प्रोसेस होगी, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? आपकी इन्वॉल्व होगी और उसको रिएक्शंस को आप एंडोथर्मिक बोलेंगे। यहाँ पे प्रोसेस जो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब कभी भी आपको डेल्टा जी और डेल्टा एच दे करके आपसे बात करे, तो ये आपको बताता है एनर्जी के रिफरेंस में और ये आपको बताता है हीट के रिफरेंस में। ध्यान रखिएगा इस बात को। जब कभी भी आपको हीट के रेफरेंस से पूछा जाएगा, हीट की क्वांटिफिकेशन की जाएगी, तो रिएक्शंस का नेचर आपका एक्सोथर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है हीट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक होगा। कैसा होगा? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक होगा। और अगर आपसे एनर्जी के रेफरेंस से पूछा जाएगा तो रिएक्शंस कैसा होगा? एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक। तो इसके लिए आप डेल्टा जी की वैल्यू आप बताते हैं, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू आप बताते हैं। कॉन्सेप्ट दोनों के लिए सही है। मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए हमारे पास जो कंडीशंस बन करके आया वो क्या क्या आया? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें तो हमारे पास क्या क्या आया? पहला, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। दूसरा, डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए, राइट? ओके। डेल्टा एस की जो वैल्यू होगी तीसरा, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन भी आपसे बना करके पूछा जाता है कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए। डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एस, इस सब के बारे में लेकर के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर आपसे इन दोनों के बेसिस से पूछा जाता है कि इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस के लिए याद रखिएगा माइनस होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। सेम वैसा ही ग्राफ आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा जैसा कि आप एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे देख रहे थे। तो यहाँ पे आप देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या है? आपका रिएक्टेंट की जो हीट है, मतलब जब हीट की वैल्यू, जब हीट की वैल्यू, क्या बोल रहे हैं,
ओके, जब हीट की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अगर एच की जो वैल्यू है किसी भी रिएक्शन के लिए, जब रिएक्टेंट का क्या हो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट के, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एक्ज़ोथर्मिक होगा रिएक्शन। और अगर ऐसा हुआ तो डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। जब आर की वैल्यू क्या हो, कम हो पी से, तो यहाँ पे रिएक्शंस कैसा होगा, आपका एंडोथर्मिक होगा। और एंडोथर्मिक के लिए जो रिएक्शंस होंगे वो डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि आपने वहाँ पे पढ़ा था। तो इस तरीके से आपने देखा, क्या-क्या देख लिया आपने, एंट्रोपी देख लिया आपने कि एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके बाद आपने पढ़ लिया एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके बाद आपने पढ़ लिया गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट। और इसके बाद आपने ये भी पढ़ लिया कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। इसके बाद आपने पढ़ लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ भी आप लोगों ने पढ़ लिया। तो ज़रा जल्दी से मुझे अब समझा दीजिए कि क्या इन थर्मोडायनामिक्स के इन सारे टॉपिक्स में अभी किसी को कुछ डाउट है, या सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं बढ़िया से। इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जल्दी। अच्छा, तो पहले मुझे ये बता दीजिए कि कुछ क्या इसमें ऐसा कुछ चीज़ था जो कि अभी पहली बार जानने और सुनने को मिला, या सब कुछ सिर्फ रिवीजन था? अच्छा, ओके, वेरी गुड। और किसी के लिए? ओके, चलिए, तो अब मतलब इसका मतलब ये है कि अब एनर्जेटिक्स पर आपको पढ़ना होगा, मतलब मेटाबॉलिज्म, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं और इस वाले कॉन्सेप्ट से ना आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। तो जिसके जिसके पास भी आपका पाथफाइंडर वाली बुक है, आज जा करके उस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अब आपका आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाएगा। कहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, कहाँ पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस की वैल्यू कहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव होगी, राइट। गिब्स एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज़ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग न्यूमेरिकल पे भी बात करेंगे, न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना है। तो मतलब कि जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो सबको क्लियर हो गया। तो जल्दी से बताइए एंट्रोपी क्या है। एंथैल हाँ, एंथैल्पी क्या है? वेरी गुड, चेंज इन हीट। और फ्री एनर्जी क्या है? हाँ, वेरी गुड। और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या है? वेरी गुड। जब सारे कंडीशन स्टैंडर्ड हो जाए, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपकी यूनिफॉर्म हो जाए, मीन्स आपके स्टैंडर्ड हो जाएं, तो उस कंडीशंस पे जो गिब्स फ्री एनर्जी में कैलकुलेशंस किया जाएगा उसको आप स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? के ई क्यू का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ क्या बताता है, क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम लोग मूव करेंगे अगली तरफ, और आपके सामने सवाल एक ये है, और ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस ऑफ द रिएक्शंस कैटालाइज बाई फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना। गिवन दैट द स्टार्टिंग विद 20 मिलीमोलर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड नो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, right? The final equilibrium mixture at 25 degrees Celsius and pH 7 contain 1 millimolar glucose 1 phosphate and 19 millimolar glucose 6 phosphate. Does the reaction in the direction of glucose 6 phosphate formation proceed with a loss or gain of free energy? सवाल बड़ा ही अच्छा है, आपसे इस रिएक्शंस के लिए पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट दे करके आपको बताया गया
कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट किया गया तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना था, 20 मिलीमोलर। किसका? इसका। तो मान लीजिए अगर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला जो लगाया था वहाँ पे आपने देखा था क्या, दैट इज द कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है मीन्स पी का कंसंट्रेशन अपॉन आर का कंसंट्रेशन। तो यहाँ के लिए रिएक्शंस क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या होगा, आपका रिएक्टेंट हो जाएगा। तो इन दोनों का कंसंट्रेशन का रेशियो जो आप निकाल के बताएंगे उसको क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताएंगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कि जब ये 20 मोलर था तो इक्विलिब्रियम पे जब ये देखा गया तो बेसिकली क्या पाया गया, 1 मिली मोलर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड 19 मिली मोलर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब इसकी वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। हाँ जी। द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट, ये कंडीशन आपको दे दिया गया है कि इस कंडीशन, इनिशियल कंडीशन 20 मिलीमोलर था इसका, लेकिन जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे मेजरमेंट किया गया तो ये कितना आया आपका, 19 मिलीमोलर, और ये कितना बचा आपका, 1 मिलीमोलर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे प्रोडक्ट मींस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन कितना है, 19। तो यहाँ पे के ई क्यू इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, 19 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 19। ये निकल कर आएगा। आया कि नहीं आया? तो अगर अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए क्या, माइनस आर टी एल एन के ई क्यू। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे दे रखा है रूम टेम्परेचर की वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये आर क्या है आपका, गैस कांस्टेंट होता है, और टी क्या है आपका, ये टेम्परेचर होता है। तो इन दोनों की वैल्यू रख करके और अगर हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे तो हमारा डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगा। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर हमारा क्या होगा, नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब हम बताएंगे कि हाँ यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब लॉस हो रही है। और अगर इस डेल्टा जी की वैल्यू हमारा क्या आता है, पॉजिटिव में आता है, तो वहाँ पे हम बताएंगे एनर्जी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव साइन में आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी लॉस हुआ। हाँ, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है, लॉस और गेन ऑफ फ्री एनर्जी, यही तो पूछ रहा है। तो जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया तो इस फॉर्मूले से हम डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और डेल्टा जी की वैल्यू जो आएगा साइन के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि हाँ इस रिएक्शन में एनर्जी लॉस हुई है या गेन हुई है। अच्छा, मेरे समझने से मैटर नहीं है, पहले आप लोगों को टाइम दिया जाना चाहिए समझने के लिए। तो आप लोग पहले समझिए कि देखिए क्या कहना चाह रहा है, और मैं जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ या ऐसे ही बताया जा रहा हूँ। दे देता है, आपको ब्रैकेट में करके दिया रहेगा, और उसके बेसिस पे आपको जैसे जो उसका मिनिमम पॉसिबल सॉल्यूशन रहता है वैल्यू आपको दे दिया रहेगा। देखिए इस रिएक्शंस को दे करके आप, ये तो क्वेश्चन मतलब सी एस आई आर का नहीं है ना, ये तो बुक का क्वेश्चन है ऐसे। सी, हाँ तो एंटी लॉग की वैल्यू आपको वहाँ पे साइड में दी रहती है, जो उसके लिए मतलब जो एक्यूरेट वैल्यू होगा मिनिमम वो दे देता है, ताकि इस क्वेश्चंस को पूछ करके वो आपसे ये नहीं, एंटी लॉग ये जो के ई की वैल्यू आई है, जहाँ कहीं पे भी एंटी लॉग लगा, एंटी लॉग जहाँ कहीं पे भी लगा रहता है, लिसन, देखिए देखिए, लॉग या आपका एंटी लॉग ये वैल्यू जहाँ लिखा है उसके बाद वाली जो वैल्यू होगी ना, जो भी कोई फैक्टर होगा यहाँ पे उसी का निकालना होता है आपको। ये आर टी की वैल्यू को नहीं, इस वाले वैल्यू का, तो 19 का आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। वो ठीक है, देख लीजिएगा। मेरा सवाल मेरा समझाने का अप्रोच सिर्फ ये है कि इस रिएक्शंस में आपको दो चीज़ें पूछी गई थी। पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए, दूसरा उसके बेसिस पे डेल्टा जी की वैल्यू निकालने के लिए। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आता है इससे उसको मतलब नहीं है, सिर्फ साइन से मतलब है। साइन अगर हमें पता चल जाएगा तो हम बता पाएंगे कि हाँ इस रिएक्शन में एनर्जी लॉस हुई है या गेन हुई है। ये दोनों स्टेप का जो मतलब मैंने समझाया, ये समझ में आया कि नहीं? चलिए तो इसका हम लोग अभी सॉल्यूशन देख लेते हैं कि सॉल्यूशन आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है
कि सॉल्यूशन में पहले हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मीन्स कैलकुलेट करेंगे। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का रेशियो निकाल करके 90:1 का दिया तो 19 आ गया। और अब इस रिएक्शंस में यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये आर की जो वैल्यू है वो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू है 8.315। और टी जो है आपका टेम्परेचर है, जो कि केल्विन में निकालना है। तो 25 आपको दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, और आप इसमें क्या करेंगे, 25 273 में ऐड कर देंगे। तो 273 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 298 हो जाएगा। केल्विन क्या है एक्चुअली, टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। तो जब कभी भी आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस पे चीज़ें करनी होती हैं तो वहाँ पे आप हमेशा टेम्परेचर केल्विन में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो जब कभी भी आपको सेल्सियस की डिग्री मतलब वैल्यू अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, तो केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। तो 273 प्लस 25 इज इक्वल टू 298, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी केल्विन में। समझ में आया? तो 298 के आपको लिखा गया, बाकी आर आर की वैल्यू है। और इसके बाद आपका एंटीलॉग 19 का, तो इन तीनों वैल्यू को सम किया गया, सॉल्व किया गया, तो -7.3 केल जूल आया। तो जरा इस साइन को देख करके आप लोग बताइए कि ये रिएक्शंस में एनर्जी आपकी लॉस हो रही है या आपका गेन हो रहा है, क्या हो रहा है? वेरी गुड। अगर यहाँ पे एनर्जी ये लॉस हो रही है तो ये रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस या? हाँ, है ना? तो मतलब कि इस रिएक्शंस को कराने के लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से ही एनर्जी क्या होगी, मतलब रिएक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे। तो आपसे यही डिमांड की गई थी क्वेश्चंस में कि आप ये बताएं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, या आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी या लॉस होगी, मतलब गेन होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको था यहाँ पे देखने के लिए। हाँ, तो बताइए। अच्छा, क्यों भैया? ले, चीनी पानी से सब ठंडा होता है गर्म होता है जी? पानी में जब चीनी आप मिलाती हैं तो अच्छा। तो जरा मुझे बताइए, जब आपने बाहर से एनर्जी दे दिया तो वो रिएक्शन कैसा हुआ? हाँ, क्योंकि भैया एक्जरगोनिक अगर होगा ना तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और आपने देखा है कि चीनी का शरबत हमेशा ठंडा होता है नॉर्मल पानी से। वही पानी जो कि आप ऐसे रखे हुए हैं ग्लास में, आप उसमें अगर चीनी डाल देते हैं, घोल देते हैं, तो पानी हल्का ठंडा, उससे उसके कंपेरिजन में हल्का ठंडा फील होता है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की एक प्रॉपर्टी है कि ये एडिटिव होता है। मतलब अगर आपको एक से दो स्टेप या तीन स्टेप वाले जो रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस में अगर आपकी अलग अलग स्टेप में एनर्जी चेंज हो रही है तो उन सारे स्टेप्स की एनर्जी को आप सम अप करके स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा क्या होता है, एडिटिव होता है, मतलब योगात्मक होता है। तो कैसे होगा यहाँ पे समझिए। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे दिया है कि कोई रिएक्शंस आपका ए और बी है, मतलब ए से कोई बी बन रहा है जिसके लिए डेल्टा जी वन की वैल्यू ये दे दिया है, मतलब इसको डेल्टा जी वन बोलेंगे, राइट। दूसरा कोई रिएक्शन है बी से सी हो रहा है जिसके लिए डेल्टा जी टू बोलेंगे। तो अगर इस रिएक्शंस में फाइनली क्या बन रहा है, मतलब ए आपका इनिशियल रिएक्टेंट था और फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या है, आपका सी है। तो अगर हम इस रिएक्शन को सम करेंगे तो क्या आएगा, ए एन सी आ जाएगा। तो उस पूरे रिएक्शंस के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ होने के लिए टोटल जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का चेंजेस आएगा वो क्या आएगा, दोनों का सम आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट वन प्लस डेल्टा जी नॉट टू। इसी को आप बोलते हैं एडिटिव। मतलब कि आपका डेल्टा जी जो होता है वो, अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप्स का है तो उस स्टेप्स के मल्टी, मतलब बीच वाले जो स्टेप्स होते हैं उनको आप मिस कर दीजिए। सिर्फ इनिशियल से फाइनल वाली जो आपकी डेल्टा जी की वैल्यू है उनको क्या करिए, मतलब सारी वैल्यू को ऐड कर दीजिए, सारे स्टेप की वैल्यू को। तो आपका टोटल जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, निकल करके आ जाएगा।
देखते हैं इसको, अगर आपको रिएक्शन दे दिया जाए तो कैसे आप समझ पाएंगे। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट स्टेप में कि मान लीजिए ग्लूकोज के साथ में रिएक्शंस पी आई कराया जा रहा है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, और यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, 13.8 किलो जूल। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में दिखाया जा रहा है कि एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है वाटर के साथ में, तो यहाँ पे एडीपी प्लस पी आई, इसके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है -13.30.5। ये मान लीजिए आपका डेल्टा जी 1 है, ये मान लीजिए आपका डेल्टा जी 2 है। तो अगर अब इस रिएक्शंस को ऐड किया जाएगा तो आप रिएक्शंस को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं रिएक्शंस को। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्लूकोज प्लस एटीपी प्लस H2O प्लस पी आई इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ग्लूकोज 6p प्लस एडीपी प्लस पी आई प्लस H2O, राइट। तो इस दोनों रिएक्शंस का मतलब पहले ये हुआ फिर इसके बाद ये हुआ। तो अब इस रिएक्शंस के लिए अगर आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालना होगा तो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। तो डेल्टा जी नॉट मतलब जी 1 की वैल्यू क्या है आपका, 13.8 प्लस ब्रैकेट में -30.5। अब जो वैल्यू आएगी वो आपकी डेल्टा जी नॉट की क्या होगी, वैल्यू होगी। यही आपको बताना चाहता है इसकी प्रॉपर्टी कि हमेशा जो आपकी डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो रिएक्शंस के लिए एडिटिव होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या वैल्यू आएगी। तो ये जो रिएक्शंस आपको यहाँ पे लिखे गए हैं वही रिएक्शन आप यहाँ पे देख पाएंगे। ग्लूकोज प्लस पी आई इज इक्वल टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस H2O, ए टी पी बराबर इतना। तो आप यहाँ पे सम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज प्लस ए टी पी ये दोनों को ऐड करके ए डी पी प्लस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका बन जाएगा। तो इसके लिए आपके पास जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी वाली ये वाली वैल्यू प्लस इसकी वाली ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। तो चूंकि माइनस साइन यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी, साइन किसका आ जाएगा, माइनस होगा, लेकिन घटेगा ये। ऐसे के लिए क्या होता है, साइन जिसके बड़े होते हैं उनका प्लस लगता है, मतलब साइन आता है, और बाकी यहाँ जो साइन लगा होगा वो उसका किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों साइन चूंकि माइनस है आपका माइनस साइन आ जाएगा, और इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कभी कभी यहाँ पे भी गलती हो जाती है, समझ नहीं आता है कि हाँ यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा। तो 13.5 में से 13.8 माइनस करेंगे तो 16.7 क्या होगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये रिएक्शंस को देख करके जरा आप मुझे बताइए कि ये जो रिएक्शन है वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे क्या आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। तो ये सारे रिएक्शंस आपके CSIR के एग्जाम में बने हैं और आपसे पूछे जाते हैं ऐसे रिएक्शन। ऐसे ही आपको दे दे करके स्टेप बाय स्टेप में आपको ये रिएक्शंस पूछा जाएगा कि इनके लिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी आप निकालिए। यही रिएक्शन दे करके पूछ देगा आपको। तो आपको समझना होगा इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ये वैल्यूज़ को देख करके घबराना नहीं है। जो पहले स्टेप की एनर्जी है, दूसरे स्टेप की एनर्जी है, उनको दोनों को सिर्फ सम कर देना है। साइन का थोड़ा सा ध्यान रखें कि साइन भी आपको प्लस प्लस का, प्लस माइनस का, माइनस माइनस का क्या होता है नहीं आता तो क्लास 6, 7, 8 की जो थोड़ी सी मैथमेटिक्स उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सारे सवाल आपसे आएंगे। और अगर आपने यहाँ पे घटाने के बजाय अगर प्लस कर दिया तो वैल्यू कुछ और है, और जो वैल्यू प्लस करने पर आएगी वो भी ऑप्शन में दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि उनको यही करना रहता है कि जो चीज़ आप गलत कर रहे हैं उसके बाद जो आंसर आता है वो ऑप्शन में दिए रहते हैं, ताकि आपको एकदम कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि आंसर में मैच कर रहा है। और एग्ज़ाम के टाइम पे जब किसी भी स्टूडेंट के साथ में, हम भी जब मतलब एग्ज़ाम देते थे तो हमारे लिए भी यही होता था कि अगर हम गलत भी सॉल्व कर रहे हैं और अगर हमारा जो वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू चार में से किसी एक ऑप्शन पे होता था तो हमें एकदम कॉन्फिडेंस हो जाता था कि हाँ ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, करके चले आते। चलिए आगे बढ़े। फिर तो इतना। हम्म। तो अभी मुझे ये बताइए कि ये एनर्जेटिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ करके अभी आप लोगों का मतलब क्या कंडीशन है, अभी आगे हम लोग अभी कंटिन्यू करें या अभी थोड़ा ब्रेक चाहते हैं, मतलब कि। चलिए ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को। अभी तक का आपका जो क्लास हुआ उसमें आपने देखा कि जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होने वाले वेरियस डिफरेंट काइंड्स के टर्म्स हैं उनको आप समझ पाएँ और उनके बेसिस पे जो जिस तरीके से प्रॉब्लम आपके आते हैं आपने उनको देखा।
राइट, कि क्या कॉन्सेप्ट होता है उन सारे टर्म्स का और उन सारी चीज़ों को कैसे आप निकालते हैं। आपके इस पूरे CSIR के सिलेबस में मेटाबॉलिज्म में आपको ग्लूकोज का पढ़ना है, लिपिड का पढ़ना है, प्रोटीन का पढ़ना है। ग्लूकोज का आपको ब्रेकडाउन भी पढ़ना है, दैट मीन्स आपको कैटाबॉलिज्म पढ़ना है और उसके बाद बायोसिंथेसिस भी पढ़नी है। ओके, ऐसे ही आपको प्रोटीन का भी बायोसिंथेसिस पढ़ना है, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म भी पढ़ना है, मतलब अमीनो एसिड का बायोसिंथेसिस और अमीनो एसिड का डिग्रेडेशन। वैसे ही आपका लिपिड का ऑक्सीडेशन भी पढ़ना है, लिपिड की बायोसिंथेसिस भी पढ़नी है। तो ये सारे आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपको पूरा मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। और यहाँ से बहुत बहुत सारे सवाल आते हैं, पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं। अब सवाल का लेवल इनका बदल चुका है। पहले सिंपल आपको रिएक्शन दे करके एंजाइम पूछे जाते थे, अब हर एक प्रोसेस में रेडियो लेबलिंग का कॉन्सेप्ट चल चुका है। रेडियो लेबलिंग कर देंगे तो कौन से फेज में आपका ये साइकिल दिखाई देगा, कौन से फेज में ये आपका कंपाउंड दिखाई देगा। ग्लाइकोलिसिस से और टीसीए साइकिल से अब जो सवाल बनते हैं वो रेडियो लेबलिंग करके बनना शुरू कर दिया है। अब वो नॉर्मल सवाल ये नहीं पूछते हैं। यहाँ ग्लाइकोलिसिस के साइकिल में कितने एटीपी बनेगा, कौन से स्टेप आपका फास्फोराइलेशन वाली होगी, कौन से स्टेप आपकी रिवर्सिबल होगी, कौन सी स्टेप आपकी इरिवर्सिबल होगी। इस टाइप के सवाल अब कम बनने लगे हैं, और अगर बनते भी हैं तो सिर्फ पार्ट बी में बनते हैं। पार्ट सी में आपको जब भी बनेगा तो वो थोड़ा सा घुमा करके रेडियो लेबलिंग वाला प्रोसेस करके बनता है। आज की क्लास में कई लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। ओके, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, पार्ट सी वाले क्वेश्चंस को ना देख करके घबराना नहीं चाहिए। उनमें लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जरूर होता है, लेकिन आंसर मतलब डिमांड क्वेश्चंस की बड़ी सिंपल सिंपल सी होती है और बहुत आसानी से वो चीज़ें निकल जाती हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग पहले देखते हैं ग्लूकोज का पूरा बेसिक मेटाबॉलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो पहला जो आपको टर्म दिया गया दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस, राइट, जिसका मीन होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन होना। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जितने भी आप लिविंग सिस्टम के बारे में जानते हैं उन सभी लिविंग सिस्टम में कॉमन एक पाथवे जो कि चलती है। इस साइकिल को लेकर के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो कि मिसकॉन्सेप्शन में भी चलते हैं और क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं। तो पहले हम लोग अभी थोड़ा सा आगे भी ग्लूकोज की जो बासी की जो टर्म है उनको पढ़ लेते हैं, फिर ग्लाइकोलिसिस को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है दैट इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना, किसमें, पायरुविक एसिड में। ओके, इसके बाद आपका टर्म आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, चार टर्म आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है कि जब आपका ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल कन्वर्ट किस में हो जाए, ग्लूकोज में, तो ऐसे प्रोसेस को आप ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट किस में हो जाए, पायरुविक एसिड में, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ये प्रोसेस कब होती है, जब हम लोग खाना खाते हैं, राइट, जब हम लोग मील लेते हैं या डाइट लेते हैं उस टाइम पर आपका ये कंडीशन होता है। ये प्रोसेस तब होती है जब हम लोग स्टारवेशन कंडीशन में होते हैं, मतलब फास्टिंग में होते हैं। जब जिस दिन आपका फास्ट होता है, खाना आप नहीं खाते हैं, उस दिन आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। पूरे दिन आप खाना नहीं खाते हैं फिर भी आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। इसके बाद है आपका ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होना। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स मिल करके आपका जब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करे तो आप ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज द ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन होना। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन होना। इनके नाम में ही डेफिनेशन आपके छुपे हुए हैं। देखिए, ग्लाइकोजन लाइसिस, तो ग्लाइकोजन का लाइसिस होना मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, किसमें, जब ग्लाइकोजन आपका ब्रेक डाउन होगा तो बनाएगा क्या, दैट इज द ग्लूकोज। क्या बनाएगा, ग्लूकोज।
ओके, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, दैट इज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ पे है आपका ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनसिस, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कहाँ से होगा, जब कभी भी आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में 28 किलो कैलोरी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए, आपने जो डाइट लिया उस डाइट से आपको एनर्जी मिल गई कितनी, 4000, 4000 किलो कैलोरी एनर्जी मिल गई। तो ये जो एक्स्ट्रा आपका 1200 किलो कैलोरी एनर्जी होगी, वो एनर्जी ग्लूकोज वाली क्या होगी, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। तब के लिए जब आप कभी भी बिना खाना खाए ही घर से निकल जाएंगे, या आपको कभी खाना टाइम से नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पे ये ग्लाइकोजन आपका क्या करता है, काम करता है। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का कन्वर्ट होकर के ग्लाइकोजन में स्टोर होने के प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। चौथा और आखिरी प्रोसेस आता है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स से कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होना। ठीक है, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में ना आते हो, तो किस में आएगा, आपका प्रोटीन हो सकता है या आपके लिपिड हो सकते हैं। जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे किसी मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ग्लूकोज में होना शुरू हो जाए, तो उस प्रोसेस को आप ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। कई बार के एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा गया है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो चार टर्म जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड हैं, यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए गए। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, चारों का मीन क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया। किस कंडीशन में कौन सी प्रोसेस चलेगी, ये भी आपको यहाँ पे बताया गया। तो होपफुली कि अभी आपको इस प्रोसेस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या अगर किसी को इन चारों टर्म में कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ें। ओके, सो रेस्पिरेशन को अगर देखा जाए तो बेसिकली इसको दो कैटेगरी हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा जो फिजिकल जिसे आप ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं, दूसरा आपका सेलुलर। तो सेल के लेवल पे होने वाले जो रेस्पिरेशन होते हैं या सेलुलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या है, क्यों हो रही है, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो सेलुलर लेवल पे आपके रेस्पिरेशन की प्रोसेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास ये सेल है, सपोज कि अगर आपका ये प्लांट सेल्स है, राइट, और चलिए एनिमल सेल्स की बात करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये एनिमल सेल है और यहाँ से आपकी क्या पूरी जा रही है, ब्लड की कैपिलरीज जा रही हैं। सारा ब्लड यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है आपको, राइट। तो इस ब्लड के साथ में क्या है, आपका ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होगा और यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे, लाइक ग्लाइकोलाइसिस होगी, टीसीए साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम होगा, ये सारी चीज़ें होंगी आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, आपका CO2 निकलेगा और फिर से ये CO2 क्या करेगा, निकल करके यहाँ पर आ जाएगा ब्लड में, और ये ब्लड से होता हुआ फिर फायदे चला जाएगा। तो सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन का सेल्स में जाकर के डिफ्यूज होना और वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होना, मतलब कि फूड के जो सब्सटेंसेस हैं, फूड के जो पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करना, ऑक्सीडाइज करना। क्या करना, ऑक्सीडाइज करना, प्रोसेस करके यहाँ से एनर्जी को क्या करना, रिलीज कराना। और इस दौरान निकलने वाले CO2 को फिर से ट्रांसपोर्ट करके बैक करके बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, उसे आप सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो सेल लेवल पे जो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन है वो क्या है,
वो ये बताया जाता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का लंग्स से हार्ट की तरफ होते हुए पूरे ब्लड पूरे बॉडी के सेल्स में पहुंचाना, और वो ऑक्सीजन फूड के पार्टिकल्स का क्या करे, बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करके ब्रेक करे, जिससे कि आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो। और उस प्रोसेस के दौरान जो बाई प्रोडक्ट आपका CO2 बनता है, उस CO2 को फिर से ब्लड पिकअप करके कहाँ पे ले जाए, आपके हार्ट में, हार्ट से फिर कहाँ जाए, आपका लंग्स से, लंग्स में, और लंग्स से फिर क्या हो, बाहर इनहेल कर दिया जाए। इस पूरे प्रोसेस को, पूरी जर्नी को सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि आपने जो एयर को लिया, इस एयर से आपके लंग्स में सारा का सारा एयर गया, लंग्स से होता हुआ यहाँ पर आपने क्या लिया, O2 लिया, O2। ये O2 लंग्स से होता हुआ कहाँ पर आया, आपके हार्ट में, राइट, यहाँ की तरफ। हार्ट से यहाँ से होता हुआ गया पूरा कहाँ, आपका ये बॉडी में, और यहाँ से फिर आपका क्या आया, CO2 आया, और ये CO2 होता हुआ कहाँ पे आया, यहाँ पे, यहाँ से फिर कहाँ आया, यहाँ पे, यहाँ से होता हुआ फिर कहाँ चला गया, आपका ये लंग्स में। तो लंग्स में क्या आ गया, आपका CO2 आ गया, फिर यहाँ से होता हुआ ये यहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो O2 का जाना सेल्स से होता हुआ पहले यहाँ पे लंग्स में, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे हार्ट में, फिर आपका यहाँ पे कैपिलरीज में, फिर आपका यहाँ पे सेल्स में। ये सारी जगह पे ट्रांसपोर्ट होकर के, एक्सचेंज होकर के फिर फाइनली बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है, उसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो अगर अभी कभी आपसे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या आंसर बताएंगे, मतलब क्या समझ में आया आपको इससे? हाँ, और उस ऑक्सीजन से फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या किया जाए, ऑक्सीडेशन किया जाए। मतलब उनके ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, और वही ऑक्सीजन आपका रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और ऑक्सीडेशन होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तभी बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस बॉन्ड की एनर्जी ही हमको ATP के फॉर्म में मिलती है, जो कि सेलुलर के लिए, सेल्स के लिए ATP का करेंसी बोला जाता है। ठीक है? ओके। क्या क्या कह रही हैं मनीषा? होता है भैया, एलवीआई ही पूरा वो एयर बैग है, जहाँ से एक्चुअली आपका O2 यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा और CO2 वहाँ पे जाएगा। एलवीआई का बहुत रोल होता है। मैंने आपको ये रफ आइडिया दिया है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आपको एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी होंगी। लंग्स का, हार्ट का, ये पूरा कैपिलरीज का। ये तो सिर्फ एक रफ आइडिया आपको दिया कि पूरा जो साइकिल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वाइटल ऑर्गन जो आपका लंग्स है, वहीं पे ही फाइनल एक्सचेंज होकर के जाता है। एक एक्सचेंज आपका यहाँ पे होगा, एक एक्सचेंज आपका यहाँ पे सेल्स पे होगा। बस प्रोसेस उल्टा होगा। यहाँ पे आपका सारा का सारा हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन, अरे, ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड होगा, यहाँ पे सबका डीऑक्सीजनेटेड होगा। बस यही फर्क होता है। ये दो ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर आपका ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, एक लंग्स में और एक टिश्यू में, मतलब सेल्स में। क्योंकि यही दोनों जगह हैं जहाँ पे पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट बनता है। लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई आप सांस ले पाते हैं, मतलब खींच पाते हैं। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे CO2 बाइंड कर पाता है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर अगर देखा जाए तो आपको सिंपली डिफाइन कर लेते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है, उसको आप एनारोबिक बोलते हैं। और अगर जहाँ पे
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो उसे आप एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। क्या एनारोबिक की प्रोसेस सिर्फ मतलब कहाँ पे हो सकती है? अगर ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए जाएँ कि क्या ये पीके सेल्स में होती है, क्या ये यूके सेल्स में होती है, क्या ये बोथ दोनों में हो सकती है, क्या होता है? एनारोबिक की प्रोसेस दोनों में हो सकता है, मतलब हमारी बॉडी में और बैक्टीरिया की बॉडी में या प्लांट की बॉडी में या एनिमल की बॉडी में हो सकता है। चलिए मैं ऑप्शन बनाकर देता हूँ। सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, एनारोबिक रिएक्शंस कैन अकर इन, एनारोबिक रिएक्शन कैन अकर इन ओनली बैक्टीरिया या बैक्टीरिया ओनली, प्लांट ओनली, एनिमल ओनली, ऑल ऑफ दीज। बताइए। प्लांट में नहीं होगा? अच्छा, चलिए तो प्लांट को हटा देते हैं पहले अभी। अब बताइए, प्लांट बैक्टीरिया और एनिमल्स में हो सकता है। अच्छा, एनिमल के बजाय, प्लांट के बजाय यहाँ पे ह्यूमन बीइंग कर देते हैं। अब बताइए। बैक्टीरिया, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। थोड़ा जल्दी बताइए। हाँ। ओके। हम्म। चलिए, तो तीनों में हो सकता है, बैक्टीरिया में हो सकता है, ह्यूमन बीइंग में भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट में भी हो सकता है। एनारोबिक रिएक्शंस किसी में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। आपकी बॉडी में आरबीसी की जो सेल्स होती हैं, आरबीसी सेल्स हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, हमेशा, ऑल टाइम। जानते हैं क्यों? हाँ, प्लांट की बॉडी में भी कुछ टिश्यूज हैं जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जो जो सॉयल रीजन में पाई जाती हैं, सॉइल के रीजन में जो पाई जाती हैं, उन सभी रीजन्स में बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन बनती है। जहाँ से नाइट्रोजन फॉर्मेशन, नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजनेज जो होता है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, पढ़ा है? उस उस सेंसिटिविटी को ब्रेक करने के लिए वहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन, हाँ, एक पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है जो कि प्लांट में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को डिप्राइव करता है ताकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला नाइट्रोजन एंजाइम एक्टिव रह पाए। तो बेसिकली प्लांट का जो रूट वाले एरिया होता है, जिसको आप राइजोस्फेरिक रीजन बोलते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया सारे रूट से एसोसिएटेड होते हैं, वो वाला रीजन आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है। क्या गलत ठीक हुआ है? कोई क्वेश्चन ऐसा था क्या बैक्टीरिया से? हाँ। हाँ। तो अच्छा, तो देख लेंगे उसको, अगर ऐसा हुआ होगा तो करेक्शन हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो सही आंसर होगा, मतलब डी वाला, अगर तो बाई मिस्टेक हो भी सकता है, गलती से टिक लग गया होगा। अच्छा, मुझे लगा कि इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दिया क्या मैंने वहाँ पे।
अच्छा चलिए ठीक है। तो बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्या? ये कैंप पाथवे वाले प्लांट, कैंप पाथवे ये आपको पढ़ाएंगे अलग से, C3 C4 और कैंप पाथवे, ये चारों अलग कैटेगरी, तीनों अलग कैटेगरी के प्लांट्स हैं। नहीं नहीं, प्लांट पूरा का पूरा कभी एनारोबिक और एरोबिक नहीं हो सकता है, उसके कुछ पार्ट जो होते हैं वो होते हैं। जैसे जो प्लांट की भी बात मैं कर रहा था, ये प्लांट आपका कोई भी हो सकता है, जैसे आपके मटर हो सकता है, चना हो सकता है, रहर हो सकती हैं, सारे प्लांट ऐसे हो सकते हैं जो कि लेगुमिनस कैटेगरी में आते हैं। ये आपके बाकी ऊपर वाले पार्ट सब हमेशा एरोबिक होते हैं। नीचे का जो रूट वाला पार्ट होता है कि सॉयल में आपका होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ उस कंडीशन में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। आपकी बॉडी पूरी कैसी है, एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। लेकिन आपकी बॉडी का एक सेल्स है दैट इज द आरबीसी, जो कि हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो कोई ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट पूरा आपका एनारोबिक नहीं हो सकता है। प्लांट के वो पार्ट जो कि आपके प्लांट के रूट के मतलब सॉइल के अंदर में है, और सिर्फ वो वाले प्लांट जो कि बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर सकते हैं लेग्यूमिनस फैमिली के, उनके पास ये प्रॉपर्टी मतलब ये होता है कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, मतलब करते हैं। वैसा ऐसा नहीं कि हाँ ये कैम जो पाथवे है या ये जो कैम जो प्लांट होते हैं वो हमेशा एनारोबिक में आएंगे। नॉर्मली जो आपके प्लांट होंगे, हायर जो प्लांट होते हैं ना, वो सभी एडवांस वेस्कुलर वंडर सिस्टम पाया जाता है उनमें, और वो सभी के सभी आपके एरोबिक कैटेगरी में आते हैं। कुछ कुछ टिश्यूज होती हैं उनकी जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। ठीक है। हाँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे दिया कि आपके सारे के सारे जो डोमेन्स हैं उन सभी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ टिश्यूज या सेल्स हैं जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। जैसे आपकी बॉडी में आरबीसी जो सेल्स है वो हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों? हाँ, ये बेसिकली बेसिकली अगर आप आरबीसी की बात करें तो ये ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। कैसी? मतलब जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, इसमें कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता और न्यूक्लियस भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, ताकि हाँ, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो सके, ऑक्यूपाई हो सकें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी आउट कर सके। जब इस आरबीसी सेल्स की सिंथेसिस होती है जिसे आप हीमेटोपोइसिस बोलते हैं, उस टाइम पे इस सेल्स में सब कुछ होता है। लेकिन जब ये मेच्योरिटी के स्टेज पर आती है तो सारे के सारे अपने पार्ट को लॉस कर देती है, ताकि जो भी इनका स्पेस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस खाली हो सके उसको हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए। तो सारा का सारा आपका जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो डी ग्रेन्यूल फॉर्म में आ जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। न्यूक्लियस भी आपका बाहर निकल जाता है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में रहता है, ताकि आपका हीमोग्लोबिन मैक्सिमम उसमें स्टोर हो सके। ओके। तो आरबीसी जो कि आपके एनिमल सेल्स मतलब हमारी बॉडी में परमानेंटली एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही है, और ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल सेल्स जो होती हैं वहाँ पे भी आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से आपके मसल आपके पेन करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। तो जब आप रेस्ट करते हैं तो वहाँ पे वही वाली प्रोसेस चलती है, ये वाली लैक्टिक एसिड का फिर से कन्वर्जन किस में हो जाता है, ग्लूकोज में। तो आपको लगता है कि हाँ हमारी बॉडी ठीक है। ओके। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आप जानते हैं अच्छे तरीके से, अभी जस्ट बताया। और एरोबिक रेस्पिरेशन का शुरुआत जो हो रहा है आपका फर्स्ट स्टेप के लिए वो है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। तो मेरे ख्याल से अब हम लोग फ्रेश कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में लेकर, क्योंकि अभी अगर आज पढ़ाना शुरू करेंगे तो ये शुरू करेंगे तो शुरू ही कर देंगे, और फिर से बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसको थोड़ा ब्रीफ में आप देख लीजिए। एरोबिक अभी एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को करने के लिए बेसिकली ये तीन आपके पास पाथवे हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो कि सबसे कॉमन होगी, टीसीएस साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। इन तीनों पाथवे को मिला करके आपका ग्लूकोज का पूरा फाइनली जो होगा वो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म होने के बाद एटीपी निकल जाएंगे और O2 CO2 आपका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा, राइट। तो कल की क्लास में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट करेंगे, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, फिर टीसीए, फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको लिखे गए हैं कि ये जितने भी सारे प्रोसेसेस होते हैं यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन बना रहना चाहिए, और ऐसे उसको होने के लिए कुछ प्रोसेसेस का होना बहुत ही ज़रूरी होता है।
और उन प्रोसेसेस में क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ पे दे रखी हैं, लेकिन अब आज कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए और बता भी दिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कल स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से, साथ-साथ में इन सारे पॉइंट्स को लेकर के, ठीक है? तो थोड़ा आपके लिए सही रहेगा, अच्छे तरीके से आप समझ पाएँगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है और कैसे इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे तरीके से उसको रिवीजन कीजिए और समझिए कि हाँ, क्या चीज़ आज को आपको समझाया गया और क्या-क्या कॉन्सेप्ट पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करना रहेगा। ओके? हाँ, हाँ, पूछिए।